आपके डाटा पे काम करेगा। आज अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो फिर आप इंटेलिजेंस किस पे लगाएंगे, किसको आप आर्टिफिशियल करेंगे? तो सारा खेल है डाटा का, डाटा और डाटा को यूज करने का, डाटा को पर्टिकुलर डिसीजन में कन्वर्ट करने का, डाटा साइंस का। तो ये जो चीजें थी, ये हम बात कर रहे थे डाटा साइंस के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। थोड़ा सा हम डाटा साइंस स्टोरी टेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 10-12 साल पहले जब मैं स्टोरी टेलिंग कहता था, लोग कहते कि क्या स्टोरी टेलिंग। आज लोग समझते हैं कि स्टोरी टेलिंग मीन्स व्हाट। सेम डाटा साइंस को अब हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहे हैं। डाटा है, इंफॉर्मेशन है, डिसीजन है, बोरिंग पार्ट है। लेकिन जब बात करते हैं स्टोरी की, अच्छा स्टोरी की बात करने वाले हैं, ओ क्या कहानी सुनाएंगे, वंस अपॉन अ टाइम है, क्या बात होने वाली। स्टोरी मतलब इंटरेस्टिंग। एक बात ध्यान रखना, जिस इंडस्ट्री ने, जिस फील्ड ने अपने काम में 3 फैक्टर लेके नहीं आया, वो बर्बाद हो गया है। नंबर 1 एंटरटेनमेंट, नंबर 2 एंटरटेनमेंट, नंबर 3 एंटरटेनमेंट। डाटा साइंस का जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है वो है स्टोरी टेलिंग। आप अच्छे स्टोरी टेलर हो बन पाएंगे तो डाटा साइंस में आप टॉप पे जा सकते हैं। कि डाटा बोरिंग है, कोई शक नहीं उसमें। जब आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा इंटरेस्ट आता है। जब वो डिसीजन में कन्वर्ट होता है तो और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन वही डिसीजन जब आप किसी को बताते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टोरी, तो गजब हो जाता है भाई। फिर लोग सुनना चाहते हैं, वो लोग याद रखते हैं। तो टर्निंग डाटा इनटू stories. What is storytelling? Storytelling is not some full fluffy इंस्पायरेशनल नॉनसेंस। कुछ बकवास नहीं है कि एक शेर था और एक चीता था और एक खरगोश था, उनकी बातचीत हो रही थी। हम बात करें स्टोरी टेलिंग जिसमें सेंस होगा, जो आपके लिए वैल्यूबल होगा, आपका भला होगा, दूसरों का भला होगा भाई। आप वो स्टोरीज बताने वाली जो ग्रोथ के बारे में बात करेंगी, जो चेंज करेंगी, वो डायनेमिक्स बदलेंगे दुनिया के। इट इज अ कम्युनिकेशन टूल जिससे आप अपनी बात कनेक्ट कर सकते हैं दूसरों के साथ। A powerful one. When people say storytelling, they usually think of fairy tales. There's a surface level, the real value in this. तो इंपॉर्टेंट इस सारी कहानी का रियल वैल्यू है। कहानी ऐसे सुनाओ कि लास्ट में मोटिव निकले। कहानी स्टोरी ऐसी सुनाई जाए जो लोग इंटरेस्ट के साथ सुने, लेकिन जब उठे कहानी सुन के तो उनकी जिंदगी में कुछ परसेंटेज चेंज आ जाए, कुछ बदलाव आए। नहीं आ रहा है तो बेकार है। तो स्टोरी टेलिंग ऐसी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग के साथ साथ बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। इट इज, हाँ स्टोरी टेलिंग है क्या, इट इज अ स्किल। ये स्किल है भाई। कहानी सुनाना एक आर्ट है। लोग आपको सुने तो बंध जाएं, लोग आपको आपके सामने बैठे हैं तो आपकी आंखों से आंखें, आई कांटेक्ट हटा ना पाए। इट इज अ स्किल। स्किल क्या होता है? स्किल जो आप डेवलप कर सकते हो। किसी भी चीज पे आप, किसी भी फैक्टर पे, किसी भी एक्सपर्टीज पे आप काम करना स्टार्ट करते हो, करते जाइए करते जाइए। जब जितना आप उस पर कमांड करते जाएंगे वो आपकी स्किल बन जाएगी और आपके तरीके की बनेगी। 10 स्टोरी टेलर्स होंगे, 10 अलग तरीके से कहानी सुनाएंगे और 10 का अंदाजे में अलग होगा। इट इज द स्किल ऑफ स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन इन द वे दैट मेक्स द लिसनर फील समथिंग एंड रिमेंबर इट। लिसनर फील समथिंग, कुछ महसूस हो, उसको टच करे, उसके दिल को। यही स्टोरी टेलिंग है। और याद रख सके। अच्छी स्टोरी होगी पक्का याद करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्टोरी सुनाई गई थी और आप भूल गए। दुनिया में होता नहीं ऐसा, कहीं मैंने आज तक नहीं देखा। स्टोरी सुनाओगे, स्टोरी सुनाने का तरीका बढ़िया होगा, लोग याद करेंगे, याद रखेंगे जिंदगी भर। उससे जैसी कोई बात होगी वो खटाक से उनका दिमाग रिमेंबर करेगा कि हाँ, ये मैंने इस तरह की बात कहीं सुनी थी। तो बाय वीविंग टुगेदर 4 इसेंशियल एलिमेंट्स, तो इसमें 4 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जिसको हम डिटेल में, जब हम डाटा साइंस को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी बात कर लेता हूँ। है नहीं है। Solid data, thoughtful analytics, engaging story structure, and clear visuals.
उल्टा करते हैं इसको, पीछे से पढ़ते हैं, क्लियर विजुअल्स। आप कहानी सुना रहे हैं, आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आपके दिमाग में इमेज बनेगी। है ना। मैं कोई भी स्टोरी सुना रहा हूँ, जंगल की सुना रहा हूँ तो एकदम से पेड़ ही पेड़ नजर आ जाएंगे आपको, जानवर नजर आएंगे। है कोई रास्ता, आप वहां नहीं है, रास्ता पगडंडियां बना रहे हो आप, हैं पत्थर हैं, ठीक है ना, तो विजुअल्स बनने चाहिए। इंगेजिंग स्टोरी स्ट्रक्चर, जब आप स्टोरी सुना रहे हो तो लोग आपकी स्टोरी से इंगेज कर जाएं, बंध जाएं। नहीं बंधे तो गए काम से, फिर फायदा नहीं स्टोरी का। आप स्टोरी सुना रहे हो, कुछ दूसरी स्टोरी सोच रहे हैं अपने दिमाग में, कहीं और ही बैठा हुआ है वो, स्टोरी नहीं चल, तो आपकी स्टोरी में दम नहीं है या आपके सुनाने में दम नहीं है। इंगेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉटफुल एनालिटिक्स, हाँ मैं इसलिए उल्टा कर रहा हूँ कि ये उल्टे ही में सेंस निकल गया। अब थॉटफुल एनालिटिक्स होना चाहिए, कुछ भी बकवास नहीं, कुछ भी है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं जोड़ जाड़ के कुछ भी बना। थॉटफुल एनालिटिक्स होनी चाहिए, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट लोगों की स्टोरीज, इंटेलेक्चुअल लोगों की स्टोरीज, जहां पे कुछ बातें हो रही हो। सॉलिड डाटा, और डाटा में दम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी स्टोरी सुनने के बाद लोग कहते हैं यार ये तो फिक्शन है, ये तो, हाँ ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी सुना दी आपने। ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है यार, ड्रैगन्स कहीं होते हैं। सॉलिड डाटा होना चाहिए, डाटा में दम होना चाहिए। लोग आपकी कहानी सुन के उठें कि नहीं भाई बात सही है, बात में दम है, बात में दम है, सॉलिड डाटा। तो इसको बात करेंगे हम डिटेल में आगे चल के। व्हाट इज डाटा स्टोरी टेलिंग। हम डाटा स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग रॉ डाटा इनसाइट्स इनटू मीनिंगफुल कंपेलिंग narratives that what drive actions। इस इतनी इतनी डेफिनेशन बोली, इस पे एक वर्ड पे हम, लोग पता है सही चीजों के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लोग आपको गलत चीजों के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। आपको किसी की जान बचाने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, आपको किसी की जान लेने के लिए भी मोटिवेट किया जा सकता है। सब नैरेटिव का खेल है, कौन कैसा नैरेटिव चला रहा है। कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वालों में दम नहीं है, उन्होंने नैरेटिव चला ऐसा चलाया, लोग उनके झांसे में आ गए। सेम बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कह रहे कांग्रेस वालों ने ऐसे नैरेटिव चलाया जो बस लोग उनके बहकावे में आ गए। लेकिन बात दोनों की सही है, खेल नैरेटिव का है, और कौन कितना बढ़िया नैरेटिव चला सकता है। तो इट इज द आर्ट, आर्ट है ये आर्ट है। मैं आपको बैटिंग करना सिखा सकता हूँ, लेकिन बढ़िया बैटिंग जो लोग देखना पसंद करें, वो आर्ट जब तक नहीं बनेगी जब तक आप उसमें एक्सपर्टीज नहीं आएगी, और जब तक आपकी एक्सपर्टीज आपके हार्ट से कनेक्ट नहीं होगी। क्योंकि आप अपनी बैटिंग को खुद एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्टोरी टेलिंग को खुद एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप स्टोरी टेलिंग दूसरों को सुना रहे हैं, खुद बोर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बढ़िया आर्ट नहीं बना पा रहे हैं, आप अपने काम को अपना आर्ट नहीं बना पा रहे हैं। हाँ तो मेन मकसद है, सारा फोकस होता है नैरेटिव्स के ऊपर। तो ये आर्ट है। किस चीज का आर्ट है कि डाटा आपके पास है, सेम डाटा के साथ आप कैसे खेलते हैं, सेम डाटा के साथ आप कैसे एंजॉय करते हैं, वो सारा नैरेटिव है यहाँ पे। तो ट्रांसफरिंग रॉ डाटा इनसाइट्स इनटू मीनिंगफुल कंपेलिंग नैरेटिव्स। नैरेटिव में दो चीजें होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लोगों को मतलब समझ में आए, कंपेल करे। इसको मैं अगर इस तरह से कहूँ, डाइजेस्ट हो जाए आपके दिमाग में, आप, मैं जो आपको दे रहा हूँ फूड, आप उसको डाइजेस्ट कर दो, हाँ ठीक है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। दिक्कत ये आती है कि जब मैं अपनी कंपनी में अपने बॉस को डाटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मेरा बॉस जो है उस डाटा को सुनते सुनते बोर हो रहा है, उबासी मार रहा है, कितना वैल्यूबल मैं बातें बता रहा हूँ, कितना कंपनी की ग्रोथ बात कर रहा हूँ, सब जीरो हो गया, सब बकवास हो गया। लेकिन वही डाटा पे मैं उस डाटा को इस तरह से स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि चाहे वो बॉस हो, चाहे मेरे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, जो भी हो मेरे, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ इस तरह से होगा। वो हो सकता है मेरे अगेंस्ट बोलने लग जाए कि नहीं नहीं सर, आपने जो डाटा दिया है ना उसमें ये दम नहीं है, वो आप इस तरह से बात को रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होगा। कोई कोई इशू नहीं है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी स्टोरी टेलिंग में दम है। कोई दिक्कत नहीं है, लोग मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग मेरे फेवर में हो सकते हैं, लेकिन अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग में दम है। क्योंकि डाटा कॉम्प्लेक्स होता है, एनालिटिक्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और डाटा और डिसीजन मेकिंग के बीच में जो गैप होता है वही भरना है बस। लोगों को डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करना है कि हम सब मिलके कंपनी में ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो एक एनर्जी जो निकल के आएगी, उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो खत्म करेंगे, वो आपकी स्टोरी टेलिंग करेगी कि आप कितना इंटरेस्टिंग बना कर उनको समझा सकते हैं। वाई स्टोरी टेलिंग मैटर्स। अब स्टोरी टेलिंग इतना मैटर क्यों करती है? अब मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल। सिंपल सी बात है। लोगों को समझाना है, लोगों को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। अब कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा दूसरों को, है ना? तो फिर वो सारा डाटा बेकार है। मैं कितना ही नॉलेजेबल बंदा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, उस डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ आपको। मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। ज्ञानी होना और अच्छा शिक्षक होना में जमीन आसमान का फर्क है। तो मेकिंग डाटा अंडरस्टैंडेबल, कनेक्ट इमोशनली। अब भैया यार, लोग कहते हैं इमोशनली गलत होता है। भाई इमोशनली आजकल मैं इमोशनली नहीं बनना चाहता, लेकिन एक खाने की तरह एक भूख होती है इमोशंस की, वो पूरी करना चाहोगे आप। स्टोरी टेलिंग एक ऐसा टूल है जो इस इमोशन डिजायर को फुलफिल कर सकता है। आप बढ़िया स्टोरी सुनाओ, लोग सेटिस्फाइड होकर उठेंगे एकदम से, कहीं ना कहीं उनका दिल कनेक्ट कर जाएगा उससे। ड्राइव एक्शन। सीधी सी बात है, सारी जो ये रामायण महाभारत हो रही है, सब ये जो हम लोग पूरा ये कर रहे हैं, इतना दुनियादारी कर रहे हैं, सब एक्शंस के लिए है। कि इस दुनिया में अगर हम कुछ बदलाव नहीं लेके आ पाए, तो सारी मेहनत बेकार है फिर। है कितना ही मैं ज्ञानी हो जाऊं घर पढ़ पढ़ के, लेकिन सब बेकार हो गया। ड्राइव एक्शंस। जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, उनमें कन्वर्ट होना चाहिए, लोगों में बदलाव आना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ये स्टोरी टेलिंग हो रही है। ये लास्ट स्लाइड्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो स्टोरी टेलिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, फिर डिटेल में हम जब इस कोर्स को करेंगे तो। और ये जो स्लाइड्स मैंने थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड बता दिया, इन पर डिटेल में बात होगी जब हम लोग ये डाटा साइंस का फुल फ्लैज कोर्स करेंगे। बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं स्टोरी टेलिंग के। और आपके सामने ये एक सर्कल नजर आ रहा है, गोल 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 गोल, ये घूम रहा है आपके सामने। ठीक है ना जी? तो ये इसका मतलब क्या है? एक मिनट रुकिए। ये जो गोल गोल हम घूम रहे हैं, किससे स्टार्टिंग होगी, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा? इनसाइट, एक्शन, विजुअल, डाटा, नैरेटिव। आप किसी को भी पहले पकड़ लीजिए। आप कहोगे नहीं जी मैं तो नैरेटिव से स्टार्ट करूंगा, तो नैरेटिव से स्टार्ट कर दीजिए। आप कहोगे नहीं सर हम विजुअल से स्टार्ट करेंगे। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो एक्शन पसंद करता हूँ, मैं एक्शन से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन एक बार एक पकड़ेंगे तो ये गोल गोल चक्कर में आप परफेक्टली मूव करने लग जाएंगे। यही स्टोरी टेलिंग के बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ डाटा से, क्योंकि हम डाटा साइंस पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। आपके पास डाटा आता है, बहुत सारा डाटा आ जाता है आपके पास, बहुत सारी बातें सुनने में आ जाती हैं। उस डाटा को आप अपने इनर कॉन्शियस के साथ जोड़ते हैं, अपनी इनसाइट के साथ जोड़ते हैं। आपकी सोच क्या है, आप क्या समझते हैं उस चीज को? वो डाटा पे जब आप इनसाइट लगाते हो तो फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वो एक्शन जब लोग के सामने होते हैं तो उनको विजुअल्स नजर आते हैं, और विजुअल्स जब लोगों को नजर आते हैं तो एक नैरेटिव बनता है, और नैरेटिव जब बनता है तो नया डाटा क्रिएट करता है, और नया डाटा जो क्रिएट होता है वो फिर आपके इंसाइट को हिट करता है, टच करता है। और जो नई इंसाइट्स आती हैं वो नए एक्शंस को लेके आती हैं, और जो नए एक्शंस हैं वो नए विजुअल्स को लाते हैं। नए विजुअल्स नया नैरेटिव क्रिएट करती हैं। आप आज आप लोग सब सीजन्स देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे। अच्छी मूवी, अच्छी स्टोरी टेलिंग, अच्छे सीजन्स, उनकी अच्छी स्टोरी टेलिंग जब भी खत्म होती है तो आपकी भूख बढ़ जाती है। आपकी भूख बढ़ जाती है। अच्छा मूवी खत्म होगी क्या? 3 घंटे की मूवी खत्म होने के बाद भी कहते हैं यार खत्म हो गई है, कुछ और नहीं है इसमें। आपको कोई कहानी सुना रहा होता है, अच्छा खत्म हो गई, इसके आगे क्या है? अच्छा ये खत्म हो गई है। हम्म। अच्छी स्टोरी टेलिंग भूख बढ़ा जाएगी, अच्छी स्टोरी टेलिंग एक कंटिन्यूटी, एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देगी, जो एक दूसरे को चीजें
बढ़ाती चली जाएंगी। यही है बेसिक 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा स्टोरी, कि आपका डाटा आपका इंसाइट बढ़ाएगा, आपका इंसाइट आपके एक्शंस बढ़ाएंगे, आपके एक्शंस विजुअल्स बढ़ाएंगे, आपके विजुअल्स आपका नैरेटिव बढ़ाएगा, आपका नैरेटिव डाटा बढ़ा देगा, आपका डाटा फिर एक्शन, इंसाइट बढ़ाएगा देन एक्शन। ये गोल 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 घूमता रहेगा। किसी को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पसंद आ रहा डाटा, आप विजुअल्स को पकड़ो, आप अपने दिमाग में कुछ इनिशियल लेके आओ और उसके हिसाब से एक नैरेटिव बनाओ, उस नैरेटिव का डाटा बन ही जाएगा। फिर आप जब बोलोगे तो इंसाइट क्रिएट करेगा। तो डाटा साइंस के लोग है ना कि सर जॉब करने के लिए करना है, और ये इंटरेस्टिंग दुनिया है सर, ये इनोवेशन की दुनिया है, इसलिए इसका नाम साइंस, डाटा के बाद इसका सरनेम साइंस लगा रखा है हमने। क्योंकि आप नया क्रिएट करोगे, नई नई चीजें बनाओगे, आपका अपना अंदाजे बयां होगा, आप अपनी चीजें कर सकते हो, आप अपनी चीजों को एंजॉय कर सकते हो। तो ये आज के लिए मेरे पास इतना आपको डिफाइन करने के लिए बताया गया था। देन वंदना मैम, आप इसको प्रोसीड कीजिए। Okay, thank you so much, sir, for the wonderful session. Okay, now, so I would request to Sohan, sir, to Welcome, start ma'am. his session. I hope you guys are enjoying, and if you have any questions, you can write it in the chat box. Then, accordingly, in the last of the session, we will have your questions answers. You know. Good afternoon to all. So I'll share my screen. Right. Hope my screen is visible to you all. Yeah, it's visible. ओके, सो जैसा कि अभी आपको पंकज सर ने भी एक्सप्लेन करा दैट व्हाट इज डेटा साइंस। सो मोर और लेस आपको हर उसमें डेफिनेशन, यानी कि आप अगर हम डेटा साइंस का पूरा कोर्स स्टार्ट करें तो उसमें डेफिनेशन आपको सेम ही मिलेगी। दैट डेटा साइंस इज व्हाट, बेसिकली इट इज डेटा को मतलब रॉ डेटा मतलब पहले हम अगर इस दोनों वर्ड्स को, जैसे मैंने इसमें अलग अलग कलर से मार्क करा है, डेटा एंड देन साइंस। अब सबके मन में सवाल आया होगा कि व्हाट इज डेटा, एनीथिंग। आजकल तो अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में जाएं तो डिजिटली यू आर आल्सो रिकॉर्डिंग डेटा, ठीक। इसके अलावा डेटा इज बेसिकली व्हाट, रॉ थिंग, रॉ फील्ड। अगर मैं कुछ अभी वर्ड भी बोल रहा हूँ आपको, वो आपके दिमाग में फीड हो रहा है, एंड दैट इज द डेटा। इन एनी केस, गुड डेटा बैड डेटा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक डेटा है। अब उसको आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, उसको कैसे मतलब उसको कैसे हम क्लीन करते हैं, देन कैसे विजुलाइज करते हैं, देन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ये प्रोसीजर, ये इस प्रक्रिया को कहते हैं डेटा साइंस। सो इट इज बेसिकली योर गेटवे टू द फ्यूचर। सो अभी इस जो हमारा बूट कैंप, डेटा साइंस बूट कैंप का पार्ट है, उसमें इस जो आज का सेशन है उसमें क्या हमारा क्या क्या हम कवर करेंगे बेसिकली, जैसे कुछ पार्ट इसमें से पंकज सर ने भी कवर करे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन व्हाट इज डेटा साइंस, एंड उनका था एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट था, तो उन्होंने 2 फैक्ट्स आपको बताए। नेक्स्ट अभी आपको और चीज़ें भी इसमें मिलेंगी। सो जैसे कि डेटा साइंस के प्रोसेस क्या है, यानी कि लाइफ साइकिल, पूरा एंटायर लाइफ साइकिल क्या होती है, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं, यानी कि एनीथिंग, अगर हम कोई सामान को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। यानी कि मैं पहले सोचूंगा कि ये सामान कहाँ रखा जाएगा, फिर मैं अपने हाथ को एक्शन दूंगा, कि मतलब मेरा दिमाग एक्शन देगा हाथ को कि भाई इस चीज़ को उठा लो, एंड देन कहाँ रखना है उस तरफ मूव करूंगा, देन उसके बाद मैं उस सामान को रख दूंगा। तो एक छोटे से जब सामान को, किसी चीज को टेबल से उठाकर रखने में इतना बड़ा प्रोसेस है या इतनी बड़ी लाइफ साइकिल है, तो डेटा साइंस में कोई नहीं। तो डेटा साइंस की भी एक लाइफ साइकिल होती है, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब किस किस स्टेप से डेटा को कन्वर्ट करके हम उसको मीनिंगफुल उसमें यूज करा जाता है। एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको ऑब्वियसली हम
कुछ टाइम यानी कि 6-7 दिन के बूट कैंप में तो ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए इसका ओवरव्यू आपको हम पूरा देंगे इसमें कि आपको समझ में आए एक्चुअली में व्हाट इज़ डेटा साइंस एंड इसके आगे हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सो इसकी हमारे पास एक डिटेल्ड क्लास भी है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने और अब 9 मंथ्स तक खिंचती है, जिसमें डिटेल्ड में इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, एआई एंड डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सेल, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें उसमें आती है। सो बेसिकली एंड देन उसमें प्रैक्टिकल सेशंस भी हैं हमारे पास कि हम पाइथन अगर कोई भी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पाइथन, उसमें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पाइथन क्या है, पाइथन के बेसिक्स क्या है, पाइथन के कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हैं उसमें। एंड देन उसके बाद ओवरऑल जो हम रॉ डेटा से कैसे हम मीनिंगफुल आउटपुट निकालते हैं, वो पूरा फ्लो हम आपको करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, व्हाट इज डेटा साइंस। जैसे कि डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बताया, डेटा साइंस इज बेसिकली एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइन स्टैटिकल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग skills and domain expertise to extract the meaningful insights from structured and unstructured data. सो इस एक लाइन में अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना स्टार्ट करूं कि तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि रियल वर्ल्ड में इस डेटा साइंस का कहाँ पर हम फिट करते हैं या फिर कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि हम हेल्थ केयर फील्ड की बात करते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई हेल्थ केयर फील्ड में डेटा साइंस अप्लाई होती है या डेटा साइंस एप्लीकेबल है। डेटा साइंस बेसिकली हर जगह एप्लीकेबल है जहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत बल्क है। बिकॉज मैं और आप यानी कि सपोज हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ वर्ड्स, अभी हमने कुछ वर्ड्स ही एक्सचेंज करे, मैंने बोला प्रोसेस कर पा रहे हैं एंड देन उसके उस प्रोसेस डेटा के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में कुछ मीनिंगफुल बना पा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास हेल्थ केयर का यानी कि एक हॉस्पिटल है, सपोज मैं कहता हूँ कि एम्स दिल्ली है हमारा, ठीक है। एम्स डेट दिल्ली में डेली इंक्लूडिंग ओपीडी ऑपरेशंस और XYZ तरीके से हजारों और लाखों लोग तक एज पर देयर कैपेसिटी आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल है तो किसी ना किसी चीज़ के इलाज के लिए या हेल्थ कंसल्टेंसी के लिए आते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि उन्होंने मतलब सपोज एक बंदा वहां पर रिसेप्शन में जाके रजिस्ट्रेशन करता है अपना कि मेरे को आंख में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका वहां से लेके उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने उसे कुछ कंसल्टेंसी के बाद उसे कुछ दवाइयां लिख कर दी या फिर उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया या फिर उसे कुछ मतलब टेस्ट कराने के लिए बोला या फिर कुछ एक्सरे या फिर कुछ भी XYZ उसका हुआ, तो वो सारा जितना भी उनके कंप्यूटर, सपोज वो मान लेते हैं कि एम्स दिल्ली अभी कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस डेटा को पेपर को छोड़ देते हैं। अभी भाई मानते हैं कि मैं एज अ सोहन अगर मैं एम्स में जाकर रजिस्टर कराया तो मैंने अपना कुछ डिटेल्स लिखा होगा कि दैट माय नेम इज सोहन एंड माय एज इज दिस एंड आई एम अ मेल एंड हैविंग दिस थिंग, दिस इज माय आधार कार्ड और दिस इज माय यूनिक आइडेंटिटी और माय फ़ोन नंबर एंड देन उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं जहाँ यानी कि जिस डॉक्टर के पास या जिस उसके पास गया उसने भी मेरा डेटा डिजिटली पंच करा कि मुझे सपोज़ आईज़ में इरिटेशन हुई दिवाली के जस्ट बाद हुई और उसके बाद सब सपोज़ उसको हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से हुई है XYZ। देन उसने बोला कि अच्छा इसको ऐसे-ऐसे करो कि ये प्रिस्क्रिप्शन दे दो। तो ये पूरा जो फ्लो हुआ, ये जितनी जगह मेरा पंचिंग हुआ इस हेल्थ केयर यानी कि डे एट सपोज 12 जनवरी 2026 को, इस इस ऐसे ही कई यानी कि हजारों हो सकता है लाखों लोग वहां पर डेटा इनपुट या डेटा पंच करके गए। अब वो रॉ डेटा यानी कि अगर सपोज मेरे को या फिर आपको सपोज वो डेटा अगर हम कहीं लिस्ट लगाकर खोल के पढ़ने को देते हैं तो वो किसी मीनिंग का नहीं होगा। यानी कि आपको ऑब्वियसली आप एक एक करके पढ़ पाएंगे, ह्यूमन माइंड जितना प्रोसेस कर सकता, हो सकता है आप 24 घंटे में ही पूरा पढ़ पाए उसे। बट अगर कोई बोलेगा कि यार मुझे आज के डेटा में से ये निकाल कर दो कि कैसे इस लाखों या फिर सपोज करोड़ों ट्रांजैक्शन या करोड़ों रिकॉर्ड ऑफ डेटा में से ये बताओ कि कौन ऐसे लोग थे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और ये मेडिसिन या फिर ये चीज़ें वो कर रहे हैं और इस
डेटा से मुझे ये बताओ कि किस एज के ग्रुप तक पर मतलब कार्डिया आजकल जैसे लोग कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि वो आजकल 30 से नीचे के लोगों को भी हो रहा है। वो किस बेसिस पे बोला? किसी ने भी बोला सपोज, तो वो किस बेसिस पे बोला? वो कहीं ना कहीं लाखों और करोड़ों ट्रांजैक्शंस को फिल्टर करा, मतलब क्लीन करा, देन उसके बाद फिर कहीं न कहीं उसका कुछ करके फिर उसका आउटपुट निकाला कि अच्छा, इस से इस एज के तक के लोगों को आजकल चांसेस यानी कि आजकल के हेल्थ और आजकल के डेली रेगुलर रूटीन के ऐसा है कि अगले 10 साल और ऐसा रहेगा कि अगर आपने लोगों ने ये चीज़ मतलब यही डाइट और यही चीज़ें यानी यही सपोज जंक फूड और समथिंग समथिंग फॉलो करा, तो आपको 30 साल की एज में आपको ये प्रॉब्लम आने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल आने लगेगा या इन सपोज बीपी आने लगेगा। तो ये जो भी डेटा ये जो लोग बोल रहे हैं, ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं? किसी ना किसी डेटा के बेसिस पे, और किसी ना किसी डेटा से जो आउटपुट आया उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि अच्छा, प्रिडिक्शन हो रहा है कि आजकल ये डिसीजेस इस पर्टिकुलर रेगुलर रूटीन और इस पर्टिकुलर रूटीन के बेसिस पर अगर आप फॉलो करोगे तो 30 साल तक आपको ये बीमारियां हो जाएगी। जैसे कि अगर आई थिंक आपको याद हो किसी ने अगर पॉलिटिकल अगर कोई लोग सुनता है इसमें, तो उनको याद होगा लास्ट ईयर 15 जब लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी ने एक वर्ड बोला था कि हर तीन तीन में से एक आदमी आजकल मोटापे का शिकार है। तो वो उन्होंने बोला, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है उनके किसी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे उनके किसी पीए ने लिख कर दिया था। तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई किसी भी एक डायलॉग एक लाइन को अगर बोलता है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी या कुछ ना कुछ बेस रहा होगा, के बेसिस पे उन्होंने ये बोला। अब वो हो सकता है कि इसी डिसीजन पर हो कि लोगों की जो भी आजकल लोग बहुत हेल्थ के वो करते हैं, यानी कि सपोज मैं हेल्थ चेकअप कराता हूँ अपना, मैं रेगुलर बेसिस पे हेल्थ, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो हेल्थ चेकअप कराते हैं। अब मान लेते हैं कि ऑब्वियसली पूरी पॉपुलेशन नहीं कराती होगी, स्टिल मान लेते हैं 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अपना हेल्थ चेकअप होता है। आपका डाइट मतलब जो भी आप फॉलो करते हैं रूटीन्स, प्लस आपको कौन कौन सी बीमारियां आपके बॉडी में कौन मतलब जितने भी आपके सपोज सीपीसी यानी ब्लड सैंपल का कोई टेस्ट हुआ, आपका एक्स वाई जेड आपका मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट आया होगा और वो कहीं ना कहीं डिजिटली पंच हुआ होगा, और वो किसी ना किसी बेसिस पर फिल्टर होकर या फिर उस पे उसी डेटा उस ऐसे ही रॉ डेटास पर डेटा साइंस की एप्लीकेशन यानी कि डेटा साइंस अप्लाई होता है, एंड देन उस पर कुछ डिसीजंस और कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा, ये डेटा साइंस की यूज पर होता है। ठीक है, तो इस पूरे के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए, एंड देन उस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्टीज एज इन जब आप डेटा को क्लीन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस डेटा को कैसे वो करना है। तो कुछ आपको डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए होगी उस पर्टिकुलर फील्ड की, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप करेंगे। सो व्हाई इट इज व्हाई इट मैटर्स, सो इट बेसिकली इनेबल्स यानी कि डेटा साइंस व्हाट इट इनेबल्स डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सो उन डेटा से यानी कि उन डेटा रॉ डेटा से जो हमने मीनिंगफुल आउटपुट निकाला, उसके बीच में हमने प्रोसेस यूज करा, दैट इज डेटा साइंस के प्रोसेस यूज करे, एंड देन उसके ऊपर यानी कि वो जो डेटा आखिरी में निकला हमारा आउटपुट है जो उस पूरे उसका पाइप का, तो देन उस पर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ठीक है, इट रिवील्स पैटर्न्स ट्रेंड हिडन इन डेटा। अब आज के अगर हम दौर पे चलें तो हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर, अब आप एग्जांपल लेता हूँ, अभी तो ये हो गया हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो मे भी बहुत लोगों को समझ में ना आ रहा हो। अब आते हैं ऐसी चीज से रिलेटेड जो कि आप सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, हो सकता है नहीं यूज़ करते होंगे, बट आजकल बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। आजकल 18 से ऊपर वाले भी, 18 से नीचे वाले भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इस चीज़ के, दैट इज़ द मोबाइल फ़ोन और एनी डिजिटल एनी सोशल मीडिया और एनी
platform in which you are inputting the data. So basically सपोज मान लेते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेटा पर, डेटा साइंस पर, तो हो सकता है हमारे फ़ोन आजकल हो सकता है सुन रहे हो, ठीक। अब वो सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्यों सुन रहे हैं, यानी कि जिसने भी बनाया इस सिस्टम को कि भाई आप सुनो, वो इस बेसिस पे बनाया कि आप, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यार आज हम गुड़गांव, मतलब मैं अपने फ़ोन दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार आज हम चलते हैं यार गुड़गांव, कहीं पार्टी वार्टी करना चलते हैं ना, ऐसे करके, ठीक। तो ऑब्वियसली मैं जब नेक्स्ट कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे कोई ऐड इम्प्लीमेंटेड होगा, तो वो ऑब्वियसली जो मैंने बोला वो भी एक उसके लिए डेटा है, और उसने उसको इनपुट करके किसी ना किसी तरीके से, अब वो कैसे गया वहां तक वो एक अलग मैटर है या अलग फील्ड है, हम उसको नहीं जानते। बेसिकली ये मान लो कि मैंने एक इनपुट करा कि मेरे को यहाँ जाना है और ये पार्टी करनी है, तो नेक्स्ट थिंग क्या होगी कि आप 4-5 फीड स्क्रॉल करो अपने सोशल मीडिया की, और आपको मिलेगा क्या, उस पर्टिकुलर एरिया या फिर जो भी आपने बोला उस पर्टिकुलर एरिया की एड्स मिल जाएगी, गूगल एड्स में भी, इंस्टाग्राम एड में भी, फेसबुक एड, या फिर XYZ। अब वो सोचने वाली बात ये नहीं है कि ऐसा मतलब ये क्या है, बेसिकली ये है सोचने वाला मुद्दा कि ऐसा हुआ कैसे होगा, और विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स हुआ, यानी कि कुछ तो प्रोसेसिंग है उसके पीछे, यानी कि कुछ कंप्यूटिंग पावर है, क्योंकि एक इंडिविजुअल, मान लो अगर मैं मानता हूँ इसे ट्रेडिशनल वे में ले जाके मानता हूँ कि मेरे यहाँ से यानी कि मेरे फ़ोन से वो डेटा गया और गूगल के या फिर जो भी XYZ मेरा फ़ोन है, जो उसके हेडक्वार्टर के एक पर्टिकुलर डेटा सर्वर के किसी स्टोरेज पे जाके एक्स जगह स्टोर हो गया, ठीक। अब मैं मानता हूँ कि ये प्रोसेस सपोज मैनुअल है, यानी कि वहाँ जो ये प्रोसेसिंग हो रही है मेरे इनपुट वाले डेटा से, जो प्रोसेस होने के बाद मुझे जो फीड आई, यानी कि जो मेरे को एडवर्टीजमेंट आया है, सपोज मैंने फीड करा गूगल पर, इंस्टाग्राम का ये ऐड आने लगा, तो सपोज मान लेते हैं कि ये ह्यूमन बेस्ड होता तो कम से कम वो बंदा सुनता। अब मैं अकेला तो हूँ नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका डेटा इनपुट हो रहा होगा, तो वो सबके डेटा सुनता और उसको पर्टिकुलरली अगर मैनुअली करता, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम गैप बहुत होता, और हो सकता था कि मेरे को कल जाना हो, वो ऐड आती परसों मेरे तक, यानी हो सकता है 3-4 दिन बाद आती है ऐड, तो उसका कोई यूज़ नहीं था, यानी कि इसके पीछे कोई कंप्यूटेशनल पावर है, और दैट टू वेरी हाई क्वालिटी, यानी हाई हाई प्रोसेसिंग की है, यानी कि जो विद इन सेकेंड्स, यानी कि विद इन सेकेंड्स भी, विद इन फ्रैक्शन, मतलब मिली सेकेंड्स के डेटा पर ये काम परफॉर्म कर रही है। एंड इसमें हो सकता है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें डेटा साइंस में आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स ऑल्सो। तो जो भी आप एप्लीकेशन या फिर डेटा साइंस के प्रोसेस बनाएंगे वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर यूजिंग पाइथन और यूजिंग आर, ऐसी लैंग्वेजेस के को यूज़ करके आप बनाएंगे। सो ये बेसिक था हमारे पास डेटा साइंस का। एंड देन ये पढ़ना क्यों चाहिए, अब जैसे आप लोगों ने भी इस कोर्स को, इस बूट कैंप को ज्वाइन करा तो कुछ तो सोच के करा होगा, हो सकता है किसी ने ये सोच के करा हो चलो कोई नहीं यार, मतलब 2-2 घंटे की तो क्लासेस है, थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। किसी ने होगा यार कि मेरे को सपोज सीवी में कॉलम ऐड हो जाएगा कि हाँ चलो डेटा साइंस हुआ, मैंने करा हुआ है, सपोज एक्स सर्टिफिकेट से करा हुआ है, मे बी हम कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें जो भी एक्स वाई, आई डोंट नो कि ये क्या है, बट हाँ वो अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो आपका एक CV स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि इट विल गिव यू बूस्ट इन द नियर फ्यूचर। सो हो सकता है किसी ने ऐसे ऐसे करके, बट एक्चुअली में इसकी ज़रूरत क्या है, मैं उसको कवर करता हूँ, यानी कि डेटा साइंस का जो रिवॉल्यूशन है आपको क्या करना, मतलब करने पर वो करेगा, तो आप इससे क्या कर सकते हैं आगे। सो बेसिकली हाउ डेटा साइंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री एंड क्रिएटिंग अनप्रिडिक्टेड अपॉर्चुनिटीज। सब लोगों ने, यानी कि आप लोगों ने जब इसको एनरोल करा होगा इसको, तो आपने सोचा होगा कि यार मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो अब मैं ये बताता हूँ कि आपको ये इंडस्ट्रीज़ को और वर्ल्ड को क्या फ़ायदा दे रहा है, मतलब डेटा साइंस यूज़ करके। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि हेल्थ केयर में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्थ केयर में क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर पेशेंट केयर, ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन।
सो अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मैं एक डेफिनेशन दूंगा। पहले आते हैं कि व्हाट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने डेफिनेशन पर फिर वापस जाते हैं कि मैंने बोला रॉ डेटा पर हम कुछ परफॉर्म करते हैं, उस कुछ को बोलते हैं डेटा साइंस। ठीक। अब उसके बाद जो निकलता है वो ये निकलता है, एक रॉ आउटपुट निकलता है। ठीक है। तो उस रॉ आउटपुट से क्या होता है, बेसिकली उस रॉ आउटपुट से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ मतलब अपना डैशबोर्ड बनाकर खुश होंगे, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड होगा उनका, मतलब हो सकता है इंडस्ट्री, मतलब एज पर द इंडस्ट्री। सपोज मैं अपने उसके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर रहा हूँ डेटा साइंस का यूज़ करके, तो वो एक अलग फैक्टर। बट हेल्थ केयर में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर पेशेंट केयर। अब जैसे हो सकता है कि मेरे को, मैं एग्जांपल देता हूँ, पेशेंट केयर की बात करिए तो सपोज मेरे को मतलब होता है कई लोगों को, भाई मेरे को चावल खाने से कोई एलर्जी है, और उसका एक कोई डेफिनेशन आज तक मान नहीं, ये पहली प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसी ही प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो सकती है हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर्टिकुलरली एक पूरे वर्ल्ड के मैप में एक छोटी सी जगह पर एक छोटे से एरिया में बैठा हूँ। मुझे नहीं, मैंने ये सिर्फ 2 या 4 लोगों को बता रखी है बात। अगर ये मैं किसी डॉक्टर को बताऊं, मे बी उनका सिस्टम हो, उन्होंने डेटा को इनपुट करा, अगर पूरे वर्ल्ड के सिस्टम से मैच करा जाए, तो हो सकता है ऐसे लाखों लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक है। देन नए नए ड्रग की, ड्रग मतलब नॉट ड्रग बट हाँ मेडिसिन की डिस्कवरी में भी इस्तेमाल होता है, और पर्सनलाइज मेडिसिन के एरिया में भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम फाइनेंस। अब फाइनेंस के केस में आज से पहले, मतलब बहुत टाइम पहले, अभी पहले तो ऐसा क्या, मतलब सपोज मान लो 20 साल 30 साल पहले जो ट्रेडिंग होती थी, यानी कि सपोज आप, हाँ, वो आज के टाइम में और उससे पहले टाइम में भी बहुत बदल चुका है। ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस और आ चुकी हैं जो कि आपको बताती हैं आप ये वाला स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको इतना परसेंट बेनिफिट मिल सकता है, और आपको ये वाला स्टॉक ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब वो कैसे है? अब ऑब्वियसली अगर ऐसा हो रहा होता तो हर कोई मतलब उसी उन्हीं स्टॉक्स में डिफाइन करेगा, बट वो एक प्रिडिक्शन है। मे बी वो प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकती है। अब वो प्रिडिक्शन उस कंपनी के प्रीवियस डेटा को लेकर हो रही होगी, या फिर किसी एक्स वाई जेड रीजन से रही होगी। तो ऐसी एप्लीकेशंस भी यूज होती हैं जो कि ट्रेडिंग को आजकल ट्रेडिंग को भी मॉडर्नाइज कर दिया उन्होंने। अब दूसरा हो गया फ्रॉड डिटेक्शन। अब फ्रॉड डिटेक्शन ऐसा कह सकते हैं कि आप, मतलब सपोज मैं एक डिफॉल्टर हूँ, सपोज किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड की कंपनी का। सपोज मैंने क्या करा, एक पैटर्न है मेरा, मैं क्या करता हूँ, मतलब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता हूँ, उससे फुल क्या बोलते हैं, पूरा यूटिलाइज करता हूँ उसको। उसके बाद क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ईएमआई ड्रॉप करता हूँ, एंड देन फिर कुछ करके भेज देता हूँ। जो अ, ऐसी क्रेडिट और एनबीएफसीज कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस या फिर बैंक्स ऑल्सो, वो क्या करते हैं, ऐसे पैटर्न्स अब वो करते हैं कि भाई हाँ, ये आपके ट्रांजैक्शन हो सकता है कि फ्रॉड हो आपके, यानी कि आपके साथ इन इन ट्रांजैक्शन पे फ्रॉड हो सकता है। ये तो एक पर्टिकुलर मैंने एनबीएफसीज और क्रेडिट बैंक्स के रिस्पेक्ट में बताया, बट इसमें और भी चीज़ें होती है जो कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिस्क असेसमेंट एंड रोबो एडवाइजरीज। ठीक है। सो बेसिकली एप्लीकेशंस आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 3 एप्लीकेशंस, यानी कि 3 इंडस्ट्री और इतनी ही एप्लीकेशन नहीं है। आप हो सकता है आप डेटा साइंस सीखे, आप एक नया पैटर्न और नए चीज़ें इजाद कर सकते हैं, यानी कि इन्वेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सनलाइज कैंपेन, कस्टमर सेगमेंटेशन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मैं अगर बताऊं आपको, तो अगर किसी ने इन एनी केस अगर सोशल मीडिया वो हैंडल करा है, तो आजकल लोगों मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और जो भी एक्स वाई जेड हैं लोग हैं, उनको पता है कि इसकी एल्गोरिथम, सपोज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। और मैं अगर ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा, ये भी उनको पता है, ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा और ओनली। अब आ जाओ व्हाट इज पर्सनलाइज कैंप बुक में, अगर किसी ने, आप में से किसी ने कैंपेन चलाया हो, यानी कि कैंपेन देखा बहुत लोगों ने होगा, यानी कि
सपोज फेसबुक पे कैंपेन आया, और या फिर हमारी एड्स भी आई होंगी आपके पास, अगर जिसके बेसिस पे आपने ये डेटा साइंस का कोर्स मतलब बूट कैंप अप्लाई करा है, वो भी हमने किसी ना किसी पैटर्न में चलाई होगी। जैसे कि हमें 18 से 20 तक के लोग चाहिए जो कि दिल्ली में और पर्टिकुलर इस लोकेशन में काम करते हैं, जो कि ग्रेजुएटेड हैं, जो कि XYZ है। तो ये सब तो हमने इनपुट करा, बट अब पीछे फेसबुक की एल्गोरिथम ने आप तक ऐड कैसे पहुंचाई, ये एक मतलब एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन और एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि ऐसा काम करती है ऑन सम बेसिस ऑफ थ्योरी। जैसे कि डेटा साइंस की थ्योरी कहती है, डेटा साइंस भी एक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन पार्ट है, जो कि आपको ऐसी चीजें इन्वेंट करने में वो देगा। अब इससे आपको क्या कैरियर रिवॉल्यूशन हो सकती है, ये दोनों पर बात कर लेते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल हो गया, एक कैरियर कैसे हो गया। अब आपको हो सकता है आप ये कोर्स अच्छे से करें और सीखें इस बारे में, बिकॉज कोर्स करना इज नॉट वो थिंग, बट अगर आप इस पूरे के बारे में सीखेंगे तो आपको डेटा साइंटिस्ट की जॉब भी मिल सकती है, और ML इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, BI स्पेशलिस्ट। इसकी इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, आप IT में भी इस्तेमाल होता है ऐसे तो, फाइनेंशियल एनालिटिक्स। आजकल तो IT का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो किसी और इंडस्ट्री में, यानी कि हर इंडस्ट्री में आजकल यूज़ करते हैं आप। अब जब से ऑब्वियसली AI और ML का वो आए हैं, तब तब तो अब ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी वो नहीं पता जहाँ IT का यूज ना रह गया हो, यानी ना हो। सो सो बेसिकली कब ये अब आपको क्यों करना चाहिए, व्हाई नाउ? डेटा साइंस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ पैराडिगम शिफ्ट इन हाउ बिजनेस ऑपरेट, मेकिंग इट क्रिटिकल स्किल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब छोटा मोटा एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीज डेटा यूज कर रहे हैं। आप आजकल ये तो ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, आजकल ऑफलाइन स्टोर्स भी डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं। अभी आप अगर देखोगे, कोई भी डिसीजन लेता है, सपोज मैं अपने मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी स्टोर है, तो मैं अगर उस पर कोई डिसीजन लूं, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आई थिंक एशियन पेंट्स का एक एग्जाम्पल है, आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। उन्होंने डिसीजंस लिया, सबसे आपके पास ऐसा क्यों होता है कि बारिश के मौसम में ही एक्सटीरियर पेंट की एड्स आएंगी, या फिर वो लोग एक्सटीरियर पेंट का ही एडवर्टीजमेंट चलाएंगे। और क्योंकि मुंबई और ऐसे एरियाज में बारिश का टाइम, मानसून का टाइम थोड़ा अलग या फिर ज़्यादा बड़ा होता है, तो हो सकता है वो स्टेट वाइज और पर्टिकुलरली एरिया वाइज भी अपने एड्स, यानी कि वो चीज़ें कैसे सो बेसिकली हर एक बिजनेस में ये बेसिकली इसका इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि ऑब्वियसली 7 दिन में किसी भी कोर्स आसान नहीं है। आपको मतलब कम से कम महीना, 6 महीना, 10 महीने के आसपास बस आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, बिकॉज उसमें क्या होगा कि आपको डेली आप पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन, यानी कि उसके प्रैक्टिकल करेंगे, तब वो दिमाग में रहेगा, देन उसके बाद आप मतलब ये चीज़ें कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ मैं, व्हाट इज डेटा साइंस लाइफ साइकिल। सो अभी जैसे ये थोड़ा आपको समझ में आएगा नहीं इसको, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होता है डेटा कलेक्शन से, ऑब्वियस तो डेटा पर ही अप्लाई होगी। तो सबसे पहले है डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन हो सकता है डेटाबेस में हो, यानी डेटाबेस मतलब आप कहीं भी हो सकता है पेन पेपर पे रखा गया हो सकता है स्कैन्ड कॉपीज में हो, वो भी एक डेटा है। और हो सकता है एक्सेल शीट्स में और हो सकता है MS एक्सेस में हो सकता है कैसे भी हो। अब इतने मल्टीपल फॉर्म्स में डेटा है, सब पर तो डेटा साइंस एप्लीकेबल, मतलब अगर हम सपोज कुछ अप्लाई कर कर उस पर कुछ आउटपुट निकालना चाहेंगे, तो पेपर पर जैसे निकाल रहे हैं और एक्सेल पर कैसे निकाल रहे हैं और डेटाबेस में कैसे निकाल रहे हैं, तीनों में अलग अलग चीज़ें होंगी। तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इसको एक जगह पर लाया जाता है। एंड देन हो सकता है उसमें रॉ, यानी कि सपोज मेरे को चाहिए कि अभी रॉ डेटा, तो रॉ डेटा होता है, देखो रॉ डेटा मतलब उसमें से कुछ मीनिंग हमें बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है।
ठीक है। देन उसके बाद उस क्लीन्ड डेटा को फिर देन प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस में कैसे, पंकज सर ने भी अभी बताया था आपको, इनसाइट्स और एक्शनेबल्स, देन उसके बाद विजुअलाइजेशन, देन उसके बाद मॉडलिंग, देन उसका एनालिटिक, यानी कि उसका एनालिसिस करना होता है। सो बेसिकली इस पर, एंड इट इज़ ऑल्सो एन आइटरेटिव पार्ट। अभी जैसे पंकज सर ने भी उस साइकिल में समझाया था कि डेटा आया, देन उसको स्ट्रक्चर करा, देन उसके बाद उसको क्लीन करा, देन उसके बाद उसको प्रोसेस करा, फिर ऑब्वियसली इन पूरे का आउटपुट एक डेटा था, फिर उसके बाद उसको फिर दोबारा करा। सो इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव मतलब आइटरेशंस, यानी कि लूपिंग, यानी कि घुमाव। अब इसको हम गोल तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो लाइफ, डेटा साइंस की लाइफ साइकिल यही कहती है। एंड इनसाइट्स ऑल्सो ऑफन लीड टू अ न्यू क्वेश्चन। अभी मैंने कोई स्टोरी, यानी कि सपोज मैंने कोई भी एक रॉ डेटा था, अब सपोज मान लेते हैं वही मोटापे, मोदी जी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मोटापे वाले के पर हम आए, तो ऑब्वियसली जब हम उन्होंने बोला इस चीज़ से, मतलब यानी कि बोला कि हर 3 में से 1 आदमी आजकल मोटापे का शिकार है, तो उस पर से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर एक बार और डेटा साइंस की लाइफ साइकिल आइटरेट हो सकती है। यानी कि अब मोटापे के शिकार हैं, ऑब्वियसली और भी चीज़ें हो सकती हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जिनसे ये हो रहा है। देन उसके आगे कैसे करना है, उस पर भी हम इंफॉर्मेशन मतलब वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब नेक्स्ट, आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए? तो कोर कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस इज प्रोग्रामिंग स्किल्स, statistics and mathematics, machine learning, business acumen, data visualization, communication and problem solving. So पार्ट इसके 4 हैं नीचे, जो डेटा विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये इनसे आउटपुट आता है। अब जो बेसिकली प्रोग्रामिंग स्किल्स, अगर आईटी से रिलेटेड हैं आप लोग, नहीं हैं तो भी ये बता देता हूँ। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं, अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मैं अभी आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको हिंदी आती है इसलिए आपको समझ में आ रही है। अब सेम चीज़ आ जाते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में। कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर हम आते हैं, तो अगर मैं कोई भी क्लिक या कोई भी चीज़ कंप्यूटर में करता हूँ, तो वो कंप्यूटर को किस बेसिस पे समझ में ये क्लिक मतलब हो सकता है 0 1 हो। तो हम इसको इस तरीके से मानते हैं कि प्रोग्रामिंग स्किल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कि वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। बेसिक मतलब पर आते हैं अभी। अभी इसके अलावा क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, वो एक अलग, जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ने नाम सुना हो तो जावा, C++, कोबोल, ऐसी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एंड अभी क्योंकि हम ही पाइथन, मैं बार बार पाइथन पाइथन इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी वो रीजन आपको समझ में आएगा जब आप पाइथन पढ़ेंगे। और अगर किसी ने प्रो मतलब अदर देन पाइथन कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो आपको कंपैरिजन करके समझ में आएगा कि वाई पाइथन इज नीडेड फॉर डेटा साइंस, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक लिखने में इजी होती है और समझने में इजी होती है, एफिशिएंट बहुत है, और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम पाइथन यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं एसक्यूएल फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। अब एसक्यूएल क्या होता है? तो एसक्यूएल इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेफिनेशन तो यही कहती है, देखो। और फिर अभी ये सवाल भी हो सकता है मे बी, डेटाबेस क्या होता है? सो बेसिकली डेटाबेस इज अ कंटेनर, यानी कि जहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं। अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो यही डेटाबेस का बेसिक मतलब होता है, ठीक है। अब एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से डेटा मतलब बेसिकली डेटाबेस में जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको मैनिपुलेट करना, उसको स्टोर करना, उसको फेच करना, इन सारे फीचर्स के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए यूज़ होती है एसक्यूएल। सो डेटाबेस इज अ कंटेनर, SQL is a language which is used onto database for extracting a select मतलब manipulating and other activities जिसके लिए यूज होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वर्जन कंट्रोल विद गिट।
अब जैसे कि हम प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करें तो बेसिकली वर्जन कंट्रोल क्या होता है कि इट इज़ अ टूल बोल सकते हैं जो कि हमारे अ, यानी कि सपोज मैंने कोई कोड करा, सपोज मेरा एक ये लैपटॉप है एंड मैं इस पर ही 10 लाइन का कोड लिख रहा हूँ, और यानी कि 10 लाइन कुछ भी काम कर रहा हूँ, सपोज एक फोल्डर पे काम कर रहा हूँ, और उस पे मैं क्या करता हूँ, कोई 2 फाइल क्रिएट करता हूँ, 2 वर्ड फाइल बनाता हूँ, उसके बाद फिर डिलीट कर देता हूँ एक फाइल उसमें से, या फिर उसको एक वर्ड फाइल थी उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके रख लेता हूँ, और एक ऐसे करके मैं अपने स्ट्रक्चर वे में रख लेता हूँ, ठीक है। अब सेम प्रोजेक्ट पर अगर मेरा कोई एक दोस्त है जिसके पास दूसरा लैपटॉप है या दूसरा वो है, वो भी सेम टाइप के फोल्डर पे काम कर रहा है, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसे भी सेम चीज़ों पर मैनिपुलेट करना है और सेम डेटा पर करना है। जैसे कि आप गूगल ड्राइव पे करते हैं तो पता लग जाता है आपको कि राइट क्लिक करके हाँ किसने इस पर चेंज करा। सो बेसिकली इट इज़ अ टूल वेयर यू कैन मतलब मल्टीपल लोग, मल्टीपल टीम्स में लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा को, और वो कर सकते हैं, मतलब आप बेसिकली उसमें स्टोर करके आप सेम फाइल स्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं, तो सबका वो हैंडल कर लेता है। इट इज़ कॉल्ड वर्जन कंट्रोल। ये बहुत सारे होते हैं, गिट हो गया, बिटबकेट हो गया, और भी ऐसे कई टूल्स हैं जो कि ये वर्जन कंट्रोलिंग प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट इज स्टैटस इन मैथमेटिक। अब मैथमेटिक आई बिलीव कि आप सबने मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ऑब्वियसली बिना स्टैट्स के आप मतलब किसी भी डेटा को विजुअल बेसिस पे कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सारी चीज़ें। एंड देन प्रोबेबिलिटी एक बड़ा अच्छा मतलब वो करते मतलब अच्छी चीज़ है जो कि आपको यूज़ करनी पड़ती है डेटा साइंस में। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। देन मशीन लर्निंग। अब ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया कि हम्म, अगर हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को अलग अलग कर लें तो भी इन सम केसेस वर्क कर सकते हैं, बट अभी डिजिटल एरा के केस में आपको ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में ही चाहिए, बिकॉज आप हर बार 10,000 रिकॉर्ड को खुद से दिमाग देकर, मशीन लर्निंग क्या है बेसिकली कि आपकी जो मशीन है वो खुद लर्न कर चुकी है कि आप काम कैसे करते हैं। यानी कि सपोज अब सेम सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप सेम काम डेली सेम पैटर्न के तरीके से करते हो। अब ऐसे मतलब ये इतना डेवलप्ड हो चुके हैं हम इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के बेसिस पे, कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर चीज़ मशीन को बता दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो खुद बता देगी। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे, आजकल आपने देखा होगा, आजकल हर कोई फ़ोन यानी कि फ़ोन या फिर कोई भी वेबसाइट ले लो, उसको चेक करके ये बता सकता है कि मेरा आज का भविष्यवाणी क्या है, यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी के कुछ पार्ट्स बता सकते हो जो कि एक पर्टिकुलर उस पर है, पैटर्न पर। तो मशीन लर्निंग इज बेसिकली इसी उस पे काम करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मॉडल सिलेक्शन। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब बड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे किसी ने एआई या फिर चैट जीपीटी हो तो उसमें आता है सिलेक्शन कि आपको कौन सा 2.1 मॉडल यूज करना है। तो मॉडल ये वो फैशन डिजाइनिंग वाला मॉडल नहीं है, बट हाँ इसका एक मॉडल सिलेक्शन होता है बेसिकली विच इज एक्सपर्ट ऑन दैट मॉडल ओनली, यानी कि दैट पर्टिकुलर टास्क, दैट पर्टिकुलर जॉब ओनली। सो उसको ग्रुप कर देते हैं तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। देन डीप लर्निंग फंडामेंटल्स। अब डीप लर्निंग जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर अंदर 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 डेप्थ तक, यानी कि एन नंबर ऑफ डेप्थ तक आप उसको और चीज़ों को खोलते हैं तो और वो इस तरीके से मिलती हैं आपको। देन अब डेटा विजुअलाइजेशन इज व्हाट बेसिकली इट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू क्लियर विजुअल्स। यानी कि अब मैं अगर कहता हूँ कि सपोज अगर आप लोगों से किसी ने बेसिकली अपने मतलब पुराने उसमें मैथ्स में जाकर आपने सिर्फ और सिर्फ बाई पार और
यानी कि पाई चार्ट भी अगर सपोज आपने बनाया होगा, तो सपोज आपके पास डेटा था, बहुत सारा डेटा था, सपोज 1000 का रिकॉर्ड था, आप उसको चार्ट में क्यों कन्वर्ट करते हो? वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे ही कन्वर्ट करते हो। यानी कि आप सपोज बार ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बार ग्राफ में लेफ्ट साइड क्या होता है आपका? सपोज मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के केसेस में हम मान लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में सपोज आपने आपके पास डेटा है कि लेफ्ट साइड नहीं, सॉरी, हाँ, नीचे लेफ्ट साइड में आपके पास डेटा है प्रोफेशन, ठीक है। और नीचे आपके पास वाई एक्सिस में डेटा है कि क्या बोलते हैं, जेंडर। अब जेंडर हमारे पास आजकल के डेट पे तो फिक्स ही है, तो इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा है ताकि फिक्स हो। अब सपोज हम मेल फीमेल एंड देन उसके बाद एक थर्ड थर्ड जेंडर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देन ऊपर हमारे पास डेटा हो गया कि क्या बोलते हैं आपका, उनके क्या क्या प्रोफेशंस हैं। अब जैसे मैंने बोला कि सपोज मान लेता हूँ मेल एक्स प्रोफेशन में थे, फीमेल्स वाई प्रोफेशंस में ज़्यादा थी, तो उसको स्टैटस स्टैट्स के थ्रू या फिर उसके थ्रू आप डेटा विजुलाइज के थ्रू आपने उसको क्लियर विजुअल्स में, ताकि उसको उसे 10,000 रिकॉर्ड ना पढ़ने पड़े, उसे ये सिर्फ पता चल जाए इस 10,000 रिकॉर्ड में ये पढ़ा है कि कितने मेन किस प्रोफेशन में है, कितने वुमेन कितने किस प्रोफेशन में है। तो इसको सिंपली हमने बार ग्राफ्स और उसमें पाई चार्ट्स में डिफाइन कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो एक अलग फैक्टर हो गया। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनिंग टेक्निकल फाइंडिंग्स टू नॉन टेक्निकल ऑडियंस। ये एक बहुत बड़ा लाइन है। आप डेटा साइंस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि एक्सप्लेनिंग टेक्निकल फाइंडिंग्स टू एन नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस। सपोज आईटी, मैंने सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आईटी टीम एक अपना जो पूरे साल का डेटा होता है उसका एक क्रक्स निकाल कर अपने सीईओ सीटीओज और सीएफओज को देती है। वो कहती है कि भाई आप ये देख लो कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये चीज़ें होती हैं, या ये वो सिंपली 2 पेज में पूरे साल का डेटा पढ़ सकता है उनका। सो दैट इज व्हाट अ डेटा साइंस मतलब बेसिकली हेल्प्स अस। सो इट इज अ बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर बिजनेस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। सो अभी इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस, अभी इसमें और भी लैंग्वेजेस को यूज़ करा जा सकता है, बट स्टिल हम मानते हैं कि हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, और एक आर लैंग्वेज है हमारे पास डेटा साइंस के लिए, वो है। तो देन वाई पाइथन? अब हमारे पास इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि आप मान सकते हैं कि अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो ट्रिपल सी, सी प्लस प्लस, और अपना और अगर लो लेवल, बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं उसमें। आप जावा हो गया, देन पाइथन हो गया, देन और अगर लो लेवल जाओगे तो कोबोल वोबोल भी बहुत पहले यूज होती थी। तो वाई पाइथन? सो पाइथन का यूज करना एक बेसिक रीजन ये है कि सिंपल सिंटेक्स एंड इजी टू लर्न। और सेकंड, मतलब ये तो फर्स्ट फीचर हो गया, ये तो चलो आप लोगों को बेनिफिट देगा, यानी कि हम मान लेते हैं कि इससे सिर्फ जो वो कर रहा है, यानी पाइथन जो सीख रहा है उसी को हेल्प हो रही है। सिंपल सिंटेक्स है और लर्न करना बहुत ही है उसको, सिंपल। बट एक्चुअली में यूज क्यों होता है उसका, वो इसीलिए कि एक्सटेंसिव लाइब्रेरी फॉर डेटा साइंस, यानी कि उनके पास ऑलरेडी इतनी लाइब्रेरीज हैं। अब बेसिक क्वेश्चन आपका इसमें आएगा कि व्हाट इज लाइब्रेरी? सो लाइब्रेरी का अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सपोज कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि मैं एक नया टाइप का व्हीकल बना रहा हूँ। सपोज मैं एक ऐसा व्हीकल बना रहा हूँ जो कि खड़े खड़े कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग का करता है। एक अजम्पशन बात है, बस जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? वाया सम रोटेटिंग मैकेनिज्म या फिर चलने के मैकेनिज्म से जाएगा। अब ऑब्वियसली चलने के मैकेनिज्म में टायर एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि इजीली मतलब उसको कैरी करके चलाने में काम करती है, ठीक है। तो कि मतलब मैं आपको लाइब्रेरीज का एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइब्रेरीज क्या होती हैं एक्चुअली? अब
कोई भी अगर बोलेगा कि आपको अपनी गाड़ी के लिए टायर बनाना है, तो ऑब्वियसली आप ये तो नहीं बोलेंगे ये स्क्वायर तरीके का होना चाहिए और उसमें लकड़ी से बना होना चाहिए एंड ऑल। ये पुराने जमाने में हुआ करता होगा, बट जब ऑलरेडी किसी ने डिफाइन कर दिया है कि जो टायर का मैकेनिज्म यानी कि चलने का किसी भी व्हीकल को या किसी भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए अगर हम गोल टायर इस्तेमाल करें और एक रबर यानी कि रबर से बनाया हुआ टायर इस्तेमाल करें, तो ऑब्वियसली आप कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो यूज नहीं करेंगे कि भाई अब इसको स्क्वायर बना के देखते हैं, मेरे लिए मशीन में यही लगेगा। तो लाइब्रेरीज इज व्हाट, जब ऑलरेडी किसी डेवलपमेंट के लिए डिफाइन कर रखा है कुछ। सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया या फिर डिक्शनरी की एक लाइब्रेरी है पाइथन में, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसमें सिर्फ मैं एक वर्ड लिखूं उस लाइब्रेरी में और वो मीनिंग निकाल के दे दे कि भाई इसके ये मीनिंग होते हैं, इसके सिनोनिम्स ये होते हैं, इसका ये यूज है और एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसकी लाइब्रेरी में सब कुछ इनपुट है। और अगर मेरे को कोई कल को बोलेगा कि यार मेरे को एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कि मैं मीनिंग यानी कि मैं एक कोई वर्ड दूं और उसका मीनिंग निकाल के दे दे वो, तो मैं ये मानूंगा कि वो ये करेगा, सिंपल एक इनपुट फील्ड बनाएगा और बोलेगा भाई इस पर लिख दो। मैं उस एक लाइब्रेरी यानी कि डिक्शनरी की एक लाइब्रेरी होगी, उसको मैं कॉल करूंगा और वो फटाफट रिजल्ट दे देगा क्योंकि ऑलरेडी लाइब्रेरी डिफाइंड है। अब इसका मतलब है कि अब ऐसे ही बहुत सारी तरीके की लाइब्रेरीज होती है। एक तो हो गया मैंने इसकी ये बताया, एक कैलकुलेटर की लाइब्रेरी हो गया सपोज एग्जांपल। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पीडीएफ रीड करने की, ओसीआर बोलते हैं उसे, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल इमेज रिकॉग्निशन बेसिकली। उसके लिए मैं कोई अलग से लाइब्रेरी थोड़ी बनाऊंगा, ऑलरेडी किसी ना किसी ने बना रखी है पाइथन में कि भाई आप पीडीएफ दो, वो उसे रिकॉग्नाइज करके उसमें टेक्स्ट बता देगा कि इसमें क्या लिखा है एंड देन उसको कन्वर्ट कर देगा वर्ड में। ठीक है, तो इसीलिए ये पाइथन लैंग्वेज यूज होती है कि इसमें बहुत एनमरस नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं जो कि इजी बनाती हैं इसकी एप्लीकेशंस को। ठीक है, एंड देन इसमें एप्लीकेशन कौन सी यूज होगी, डेटा एनालिसिस के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए, मशीन लर्निंग एंड एआई। सो बेसिकली पाइथन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चॉइस फॉर बिगिनर। आपको जो नेक्स्ट यानी कि जो अगर आप हमारे जो 6 मंथ वाला और 9 मंथ वाला कोर्स है, आप उसमें अगर एनरोल करते हैं तो आपको इस लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, डिटेल्स एज एन बेसिक, फिर देन उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिकल वो है, देन उसको कैसे इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाई जाती है डेटा साइंस की। तो ये पार्ट्स भी उसमें होते हैं। ठीक है, तो देन नेक्स्ट आते हैं हमारा डेटा मैनिपुलेशन एंड क्लीनिंग। ठीक है, सो अभी जैसे इसमें अगर हम सीरीज यानी सीक्वेंस में अगर हम डेटा साइंस को लगाएं, तो बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, पहले डेटा आता है यानी कि कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन या फिर वो, उसको क्या करते हैं हम क्लीन करते हैं। सेकंड प्रोसेस इज व्हाट, क्लीनिंग। अब क्लीनिंग का मतलब क्या, उसमें ऐसा थोड़ी है गंदगी लगाई होगी या फिर उसमें मिट्टी डली हुई है या फिर वो कीचड़ में डूबा डूबा हुआ है, वो नहीं होता। क्लीनिंग मतलब उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकती है और हो सकता है कि डेटा क्लीनिंग के अगर हम प्रोसेस में जाएं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड्स में कि सबसे पहला पार्ट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि डेटा हो सकता है रॉ डेटा वेरियस सोर्सेज में हो, यानी कि हो सकता है पीडीएफ में हो सकता है डेटाबेस में हो सकता है एक्सेल शीट में हो सकता है आपके पास वर्ड फाइल में पड़ा हो सकता है पेपर में हो सकता है स्कैन्ड भी नहीं हो, पेपर में हो। तो इन सारे डेटास को कलेक्ट करना, यानी कि अगर सपोज पेपर में है तो पंच कराना, सिंगल प्लेटफॉर्म में लेकर आना एंड देन रिसोर्सेज को, सॉरी सोर्सेज, वेरियस जो डेटा है, डेटा के जितने भी सोर्सेज हैं उन सब से प्लान बनाना है कि इसको एक पर एक पर्टिकुलर सिंगल उस पर कैसे लाया जाए। और जब आप उसको इनपुट करेंगे यानी कि सिंगल सोर्स में करेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिले। डिस्क्रिपेंसी एज एन सपोज आपको चाहिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप पेपर पे सभी बच्चों से लिखवा रहे थे कि भाई आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें लिख दो, तो किसी ने मेल को GALE लिख दिया, गेल लिख दिया, और मेल को M लिख दिया, फीमेल को F लिख दिया। ठीक है, अब
अगर मैं एग्जाम मतलब हाइपोथेटिकली एग्जांपल है कि हो सकता है फॉर्म हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं था, तो उसने एम लिखा, किसी ने MALE लिखा, किसी ने हो सकता है MAL की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, फीमेल हो गया, फिर देन उसने थर्ड जेंडर या फिर कुछ भी XYZ लिख दिया क्योंकि वो रॉ इनपुट फील्ड थी। अब सपोज आपके पास ऐसा डेटा आया है, तो ऑब्वियसली जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड की या उस पर्टिकुलर फॉर्म की या उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज थी, तो वो बेसिकली क्या करेगा, इन जो मिसिंग डेटा है अगर वो ज़रूरी है यानी कि मैंडेटरी है, हमें चाहिए ही चाहिए जेंडर क्या है, तो ऑब्वियसली जेंडर भरना ज़रूरी है, नहीं तो उस डेटा में से हटाना पड़ेगा हमें। तो ये सारी पूरा प्रोसेस होता है डेटा मैनिपुलेशन एंड क्लीनिंग का। सो उसमें सबसे पहला फॉर्म है डेटा कलेक्शन, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट है। और मतलब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इतना इजीली, बट एक्चुअली में बहुत डेप्थ में होता है ये काम। अब जैसे मैंने बताया कि PDF है, अब मैं मेरे पास अभी मान लो कि मैनुअल फॉर्म था, वो मेरे पास 1000 है, तो मेरे पास तरीका अलग होगा करने का। तो मेरे पास क्या होगा, मैं 1000 को देखूंगा, एक कोई एप्लीकेशन या फिर एक कोई एक्सेल बना लूंगा, कंप्यूटर पे एक बंदा ऑपरेटर बिठा दूंगा, उसको बोलूंगा भाई इसमें से देख और डालता रहे, सीरियल नंबर डाला, नाम डाला। अब हो सकता है जो यहाँ लिखा था डालने वाले ने गलत कर दिया हो, ठीक, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, चलो इसको एक अलग साइड रखते हैं, बट स्टिल मैं मेरे पास अगर 1000 रिकॉर्ड हैं पेपर पे, तो मेरे पास तरीका है कि मैं एक बंदा बिठाकर करवा लूंगा। इन मेरे पास सपोज लाख में डेटा है, तो मेरे पास हो सकता है 10 बंदे मैं बैठा लूँ, 10 बंदों से करवा लूँ। अब मान लेते हैं करोड़ों में डेटा है, अब अरबों में डेटा है, उससे ऊपर भी हो सकता है डेटा हो, तो उसको ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, तो हमें सॉरी, तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा। और उसको कैसे हो सकता है, हम स्कैन ऐसा OCR रीडेबल एक एप्लीकेशन ले लें। आजकल ऐसे स्कैनर भी आते हैं जो कि स्कैन करो और उसमें से डिजिटली उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, फिर उसको हम एक एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, एंड देन उसको एक जगह ले आएंगे। अभी भी वो एक रॉ डेटा है, यानी कि बट हमने उस रॉ डेटा को गैदर करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस कर लिया। सो गैदरिंग ऑफ रॉ डेटा इज जस्ट सिंपल नहीं है, आप 10 रिकॉर्ड है एंड यू हैव टू गैदर 10 इंफॉर्मेशन एंड 10 by 10 इंफॉर्मेशन एंड देन जस्ट इनपुट इट ऑन समथिंग, फिर उसके बाद काम खत्म, ऐसा नहीं होता। So gathering of raw data from various sources is also an itself is an big thing, ठीक है। देन उस पर्टिकुलर डेटा को इंस्पेक्शन करना, यानी कि आइडेंटिफाइंग क्वालिटी इश्यूज, आइडेंटिफाइंग द मिसिंग फील्ड्स, आइडेंटिफाइंग द क्या बोलते हैं। अब इन एनी केस अगर मेरे को सपोज जैसे मैंने बताया कि मेरे को जेंडर कंपलसरी है, अब जेंडर तो नाम से भी रिवील हो सकता है, अब नाम भी कभी कभार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जैसे मतलब इसको किसी और वे में मत लेना, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में, किसी एक पर्टिकुलर उसमें होता है कि लड़के और लड़की का नाम सेम हो जाता है, वो अलग बात है, उसको अलग वो मिलेगा, बट लेकिन हम उसको अज्यूम भी नहीं कर सकते, अज्यूम भी एक लेवल तक ही हो सकता है। तो हर एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला जेंडर अज्यूम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू नेम, ये भी अगर हम ये चीज भी हम अपने डेटा में परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर 1000 रिकॉर्ड, 10,000 रिकॉर्ड, लाख रिकॉर्ड है, तो चलो मैन पावर से मैनुअली हो सकता है। बट मैं मान लो कि अपनी एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, यानी कि ऑटोमेट करता हूँ उसको वाया सम ML टूल और मशीन लर्निंग टूल, कि भाई आप इस नाम को, इसको मतलब जैसे इस तरीके से नाम होंगे तो वो जेंडर उसका ये कर लो, यानी कि जेंडर उसका मेल कर दो वरना फीमेल कर दो, अब थर्ड जेंडर तो आ ही नहीं सकता। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग ऑफ रॉ डेटा में ही। सो इसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया मिसिंग वैल्यू, सो इट एज आइडेंटिफिकेशन, रिमूव इम्प्यूटेशन एंड देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करना, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, एनकोडिंग, फिर देन एरर करेक्शन। सपोज पैटर्न मिल रहा है मुझे उस पर्टिकुलर उस पे, हो सकता है रूल बेस्ड हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नाम ऐसा है तो मेल है, इस तरीके से।
और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं आपको, ये तो पर्सनल डेटा है इसलिए एग्जांपल कम है मेरे पास, बट हो सकता है कि मैनुअल, अगर रूल बेस्ड करेक्शन नहीं हो रहा तो हो सकता है मैनुअल। अब जैसे हमने क्या करा, हमारा डेटा 1 लाख रिकॉर्ड्स का था, हमने क्लीन करके 900 रिकॉर्ड्स क्लियर कर लिया कि भाई 900 रिकॉर्ड्स फुलफिल कर रहे हैं मेरे एज पर माय वैलिडेशन, ठीक है। यानी कि जो मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए चाहिए, यानी कि डेटा कलेक्शन के बाद जो स्टेप्स हैं, मुझे उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो मेरे पास इसमें कवर हो रही हैं। इसके बाद जो बचे हुए 1000 या 100 रिकॉर्ड्स थे, उसको मैं मैनुअली वेरीफाई करवाऊंगा, उसका मैं मैनुअल वेरिफिकेशन करूंगा। सो इसके बेसिस पर हम चीज़ें करते हैं। अब ऐसी कई सारी मेथड्स और ऐसे कई सारी चीज़ें लगाते हैं जो कि एक पार्ट है डेटा साइंस के का। तो डेटा को क्लीन करने के लिए सिर्फ अभी हम फर्स्ट स्टेज पे यानी कि कलेक्शन के बाद सेकंड स्टेज पर ही हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम डेटा को इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी इश्यूज। अब क्वालिटी का मतलब अलग अलग पैटर्न है। अभी ये कोई खाने का आइटम तो है नहीं कि हम टेस्ट करके बताओगे कि इसकी क्वालिटी क्या है और क्या है इसमें। सो डेटा की इंस्पेक्शन जो होती है वो डेटा के फैक्ट मानी कि फैक्टर्स पर ही होती है। अब क्वालिटी मतलब हो सकता है मुझे 10 फील्ड थी मेरे पास, मेरा 50% डेटा ऐसा है कि जो कि 5+ है, यानी कि 5+ मतलब 5 इंफॉर्मेशन तो एक्यूरेट है एकदम, बाकी 2 मैं एज्यूम करके या रूल बेस्ड उससे निकाल सकता हूँ। सो दिस फैक्टर्स डिफाइन कि द क्वालिटी ऑफ डेटा इज व्हाट। सो देन उसके बाद हो गया हमारा डेटा क्लीनिंग, एक पार्ट है। यानी कि अब जैसे डेटा क्लीनिंग में मैंने बताया कि हैंडलिंग मिसिंग डेटा, मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यू इज व्हाट कि अ, अ, जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था कि मेल वाला फैक्टर्स हम नाम से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे हेल्थ केयर के केस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंस के केस में भी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केस में भी हो सकती है कि उसके केस में अलग तरीके होंगे हैंडलिंग मिसिंग इश्यूज। जो कि हमने बात करी थी, डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए, यानी कि आपको उस डोमेन के बारे में पता होना चाहिए जिस टाइप का डेटा है। तो ये आप उससे थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अगर आपको ऑब्वियसली ह्यूमन के बारे में तो पता ही होगा कि भाई किस नाम से क्या डिफाइन होता है, या फिर अब हो सकता है वो आप सपोज पंजाब में कर रहे हैं तो वो एक अलग केस हो सकता है, यानी कि उसको तरीके अलग हो सकते हैं, या फिर उसको उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ें हम एरर ठीक कर सकते हैं, ऐसे डेटा में क्लीन कर सकते हैं। तो इटसेल्फ डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग इज वेरी बिग डेटा, वेरी बिग टास्क। सो उसके बाद फिर अगर सपोज हम रिलेट कर रहे हैं 2 पर्टिकुलर डेटा सेट्स को, सो उसमें बेसिकली मर्जिंग ऑफ डिफरेंट डेटा सेट्स एंड कंबाइनिंग इट इन वन। सो ये कई तरीके के टास्क होते हैं हमारे पास। एंड देन लास्ट में जो हमारा एक फाइनल डेटा आएगा, दैट इज व्हाट एन इंश्योरिंग द डेटा क्वालिटी। यानी कि अब आप डेटा को वैलिडेट करेंगे कि हाँ, जो भी हमने सपोज 1 लाख 2 लाख 10 लाख रिकॉर्ड से परफॉर्म करके हमने 7 लाख 80 हजार 990 रिकॉर्ड जो निकाले हैं, वो हमारे एक्यूरेट हैं और वो एग्जैक्टली व्हाट मैच करते हैं हमारे स्टैंडर्ड से। तो ये बेसिकली उस बेसिस पे होता है। तो इस तरीके से है ये चीज़ें, ठीक है। देन नेक्स्ट जो थिंग आती है हमारे पास अभी, जो ये हमारा जो आज का सेशंस है बेसिकली, इसमें मैंने बड़े बड़े टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, बट ये इसीलिए है कि आगे जब मशीन लर्निंग और उसकी अलग अलग क्लासेस होंगी आपके पास, तो आपको अलग से डिफाइन करने को मिलेगा, यानी कि अलग से चीज़ें होंगी आपके पास, बहुत डिटेल्ड में हम उसे समझाएंगे कि एक्चुअली में मशीन लर्निंग खुद में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल, बहुत बड़ा एक एरिया ऑफ लर्निंग है। एंड उसको सिंपल सिंपल वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकता, या फिर इस पे आपको नहीं समझाया जा सकता कि भाई एक्चुअली में हुआ कैसे ये, या फिर ये होता क्या क्या चीज़ है। तो फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि ताकि आपको पता रहे कि आप इन कोर्सेज में इस उसमें क्या करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो
अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं मान लेता हूँ अगर आप भी किसी चीज को सोचते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि आपको कोई एक पैटर्न है जो आपको सोचना है कि भाई ये होता है तो इसके बाद ये होता है, ये होता है तो इसके बाद ये होता है, इफ दिस देन दिस देन दैट। तो बेसिकली एक पैटर्न है, अगर ये चीजें होती हैं तो किस बेसिस पे होती है, तो मशीन लर्निंग जो है इट इज बेसिकली मशीन ने लर्न कर लिया है एक पर्टिकुलर पैटर्न को, एक पर्टिकुलर चीज को, जिसको वो रिपीट कर सकती है, और उसी रिपीटेड यानी कि उस रिपीटेटिव आइटरेशन से वो खुद सीखती है, और उसके बाद देन दोबारा रिपीट करती है। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने मशीन को, यानी कि कोई एक मशीन है, उसे मैंने सिखा दिया कि छोले कुलचे कैसे बनते हैं, छोले अलग कुलचे अलग, ठीक। तो अ, और मैंने मशीन के बाद, जैसे आपने भी इनिशियली अगर देखा होगा तो चैट जीपीटी ने क्या करा था कि जो भी उनके मॉडल्स थे वो लास्ट में आपसे सवाल पूछते हैं, स्टिल शायद आज भी सवाल पूछते हैं कि हमने जो आपका सवाल का आंसर दिया वो रिलेवेंट था, यस और नो, बस लाइक और डिसलाइक। वो लाइक और डिसलाइक आपको पता नहीं है कि वो डेटा इनपुट कर रहे हैं अपने पास, और ऑटोमेट यानी कि ऑटोमेटिक वो उस पर डिसीजन लेता है खुद वो मॉडल, कि अच्छा यार मैंने इस बार लग रहा है ये डिसीजन इतना गलत दिया, इतने लोगों ने ऐसे सवाल पूछे थे जिसका सवाल मैंने जवाब सही दिया, हो सकता है वो दूसरी बार उससे सीख कर, यानी कि किसी ना किसी पैटर्न से, किसी ना किसी चीज से सीख कर खुद वो उसको उस सवाल जवाब को सुधार लेगा। जैसे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने जीपीटीज को, यानी कि चैट जीपीटी में भी मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जी ऑफ चैट जीपीटी, ऐसे कई सारे जीपीटी और वो हैं मॉडल्स हैं, यानी कि वेबसाइट्स हैं जिन पे ऐसे काम होते हैं। और अ, ये जितने भी हैं ये एक्चुअली में मतलब इनिशियली फ्री भी आपको इसीलिए दिए गए कि आप लोग उसके खुद के वो थे, मतलब उनके खुद के टेस्टर्स थे, उनके खुद के आप मतलब उन मॉडल्स को आप और ट्रेन कर रहे थे, उनके लिए बेनिफिट था। इसीलिए एक मतलब किसी ने कहावत कही है इंग्लिश में, इफ एनीथिंग इज फ्री ऑन इंटरनेट देन यू आर द प्रोडक्ट। सो अगर आपको कुछ भी फ्री मिल रहा है, यानी कि चैट जीपीटी इनिशियली लोगों को लगा यार मजा आ रहा है इसमें, फ्री है, वो एक्चुअली में प्रोडक्ट आप हो, यानी कि आप उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए बनाए गए थे, एक्चुअली में वो फ्री नहीं था। तो मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि मशीन खुद लर्न कर रही है। अब लर्न क्या कर रही है, उसे लर्न करना सिखाया गया है, यानी कि कैसे सीखते हैं वो उसे सिखाकर आपके ऊपर छोड़ दिया गया। आप उससे सपोज मैं उस मशीन मतलब जो भी मैंने एप्लीकेशन बनाई, उस मशीन लर्निंग वाली एप्लीकेशन को एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाके इंस्टॉल कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि डेली एक पेपर इनपुट लेता है कहीं से, और उसको किसी ना किसी बेसिस पे ऑडिट करता है या कुछ करता है, उसके बाद डिसीजन दे देता है। वो पूरा अगर वो मशीन के थ्रू हो रहा है, यानी कि वो इनपुट में क्या आया था, उन्होंने क्या डिसीजन लिया उस पर, सपोज एक एक क्लरिकल ऑफिस है जो कि क्या करता है, बिल पास करता है, मेडिकल बिल। तो मेडिकल बिल में वो कुछ ना कुछ काटते होंगे पैसा, कुछ ना कुछ करते होंगे, ठीक है। तो वो क्या करा, हमने क्या करा, एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन को दे दिया वो जो भी डेटा आ रहा है, यानी कि रॉ डेटा आया हमारे पास, और उसके बाद एक पर्टिकुलर मैनुअल उस पर एक्शन हुआ गया, और सपोज मैं मान लो किडनी स्टोन के 1 लाख रुपए मांगे थे, उसमें से 50,000 काट दिए उन्होंने, और उसके आगे रिमार्क्स लिख दिया पूरा एक पैराग्राफ में कि भाई आपके हम इसलिए नहीं करते कि आप एलिजिबल नहीं है, फलाना ढिमकाना, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। वो मशीन को इनपुट दे दिया कि भाई अच्छा इस तरीके का बिल आता है तो ये इतने रुपए कट जाते हैं, जो भी बिल का वैक्स वैल्यू होता है उसमें लिख दिया कि भाई 12% हम आपका काट देंगे क्योंकि आपने जीएसटी बिल नहीं लगाया, सपोज एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट जब पैटर्न आएगा दोबारा वो सीख लेगा, हो सकता है कुछ सेम पर्टिकुलर फॉर्म पर दूसरा इनपुट हो दूसरे माइंड से, किसी और ऑडिटर ने या किसी और बंदे ने कुछ और काम करा। तो मशीन को अगर ऐसे इनपुट 1 लाख रिकॉर्ड, 10 लाख रिकॉर्ड जितने ज्यादा दिए जाए, उतने वो पैटर्न्स फाइंड करती है, उतने ही वो पैटर्न्स को एनालाइज करती है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेती है। सो इट विल स्प्लिट द डेटा based on the features to make decision, so that is called a decision tree। यानी कि हमारे जो इनपुट्स हैं उसको वो अलग अलग हिस्सों में तोड़ती है, एंड देन उसको एक ट्री ट्री की
ब्रांच मेन रूट्स हैं, वहां से वो उठता है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेम बनता है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पत्तियां निकलती हैं। सो दैट इज व्हाट व्हाई इट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री, कि वो इस बेसिस पर वो इनपुट्स को लेता है एंड देन उसके डिसीजन, यानी कि एंड में डिसीजन इज व्हाट, फ्रूट और लीफ। तो लीफ तक पहुंचते पहुंचते उसके पास एक डिसीजन आ गया, ठीक है, कि सपोज ऐसा हुआ तो ऐसा होकर ऐसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग का बेसिक फंडामेंटल है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसके बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, नेव बेसिस, बेस, के मींस क्लस्टर, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपको डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ाएंगे जब हम मशीन लर्निंग का पार्ट करेंगे। और ये यूज ही इसीलिए होता है आपके डेटा साइंस की एप्लीकेशन में, जैसे कि, ठीक है। तो जैसे कि आप डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग एंड सेलेक्ट मॉडल सेलेक्शन करते हैं, देन रिपीट करते हैं उसको डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को मतलब यानी कि आप फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी डेटा क्लीनिंग को भी यूजिंग एमएल ऑल्सो, ठीक है। यानी कि आपने सेम पैटर्न को रन करा एंड देन उसके बाद डेटा को क्लीन करते 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 आपने एन आइटरेट एन एन नंबर ऑफ आइटरेशंस में, एन नंबर ऑफ लूप में आपने उस डेटा को क्लीन कर लिया, ठीक है। देन डेटा विजुअलाइजेशन वैसे मोर और लेस पंकज सर ने पढ़ा दिया था। मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज बेसिकली अ डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग, ठीक है। सो द पावर ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग इज व्हाट, इट इज डेटा विजुअलाइजेशन दैट ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू विजुअल। अभी इस पूरे एक लाइन पर जब हमने फोकस करा तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं, दैट इज विजुअल नरेटिव्स एंड विच इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का कि आप रॉ डेटा का लाखों का रिकॉर्ड ले लो, उसको जब हम विजुअल उसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी इजीली वो व्यू करा जा सकता है रादर देन उस पूरे डेटा को अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। सो द मोर और लेस क्रक्स ऑफ दिस विजुअलाइजेशन इज converting the complex information or the complex data or the complex things into a visual narrative so that it is easy to represent or easy to understand by the end user, ठीक है। So it is basically the principle of effective data storytelling. So it is basically a purpose driven, ठीक है। Every visualization should serve a clear business purpose. um, so so it should be purpose driven, ठीक है। एंड अब पर्पस ड्रिवन ऑब्वियसली लास्ट टाइम आपको पंकज सर ने भी ढंग से ही समझाया था कि एक्चुअल में कोई ना कोई स्टोरी ऐसे ही फालतू नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए किसी ना किसी पर्पस को डिफाइन करते हुए, ठीक है। सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, ऑडियंस फोकस्ड होनी चाहिए एंड कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। So it should provide framing that helps interpret the significance of finding. So storytelling की खुद की एक प्रोसेस है जो कि आपको सर्कल वैल्यू में उन्होंने समझाया था, मैंने थोड़ा फ्लैट करके रख रखा है, ठीक है। सो आइडेंटिफाइंग द की मैसेज, सेलेक्टिंग द राइट विजुअल इफेक्ट डिजाइन। अब जैसे सेलेक्टिंग द राइट विजुअल्स का मतलब क्या होता है कि जो डेटा बार ग्राफ में अच्छा दिखता है ज़रूरी नहीं है उसको हम पाई चार्ट में ही डिफाइन करें, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन बार ग्राफ में या फिर आप कह सकते हैं जैसे उस पर्टिकुलर डायग्राम में ही वो समझ में आएगा कि एक्चुअली में उसका मतलब उसी डायग्राम में या फिर उसी पर्टिकुलर विजुअल में निकल कर आएगा। सो हर एक अलग अलग डायग्राम्स का अलग अलग मीनिंग भी होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए रिलेवेंट, जिस पर्टिकुलर उसके लिए रिलेवेंट है वो उसी पर ही अच्छा लगता है। देन आते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड केस स्टडीज। सो अभी जैसे हेल्थ, अभी ये केस स्टडीज हाउ डेटा साइंस इज ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस अक्रॉस सेक्टर्स। So it is used in basically healthcare, finance, retail, manufacturing, transportation. अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन
ये कैसे हो सकता है? तो पहले आजकल हम आपको ट्रांसपोर्टेशन में ही बताते हैं। सो एक कोई भी लॉजिस्टिक फर्म है सपोज, ठीक है, उसको क्या मिलता है कि उसको हर दिन हजारों रूट्स, हजारों ट्रांजैक्शंस आते हैं कि भाई आप हमारे इस सामान को यहाँ से यहाँ ले जाओ, इस सामान को पूरे अक्रॉस अक्रॉस इंडिया आते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक एप्लीकेशन है जो कि क्या करती है कि यार पिछली बार जब हम यहाँ से गए थे ना, तो हमें ये डिफिकल्टीज हुई थी और इसीलिए हमारे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गया था। ऐसे ही उन्हें उनके पास सपोज वो कंपनी है 100 साल पुरानी है, 100 साल का डेटा होगा। हो सकता है इस ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए लास्ट 3 ईयर का डेटा यूज आता हो, तो वो क्या करेंगे, अच्छा अगर हमें करंट डेटा देंगे, यानी कि मुझे अब आज के दिन की मेरी इतनी ट्रांजेक्शन्स है, मेरे पास इतने व्हीकल्स हैं, इतने एक्टिव, हम बेस्ट रूट बनाएं, तो बताओ हम कौन से सामान को कैसे पैक करें या कैसे रखें कि वो अच्छे से पहुंच जाए। अब जैसे मान लो amazon फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, कई सारी चीजें जो आजकल ये यूज करते हैं। अब लोग बोलते हैं कि भाई amazon ने अपना वेयर हाउस ऑटोमेट कर लिया। अबे भाई ऑटोमेट कैसे कर लिया, ये भी तो सोचो। कैसे कर लिया, एज इन कि उन्होंने ऐसी एप्लीकेशंस यूज करी हैं जो कि ये बता सकती हैं कि इस पर्टिकुलर पैकेट को अगर हम कोई वेंडर जा रहा, मतलब एक कोई डिलीवरी बॉय डिलीवर करने जा रहा है, तो ये उसके बैग में सबसे लास्ट में होना चाहिए चाहिए ये सबसे टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि उसका रूट मैंने ये बनाया है। पर्टिकुलर फीचर है। इन एनी केस अगर वो एक डिलीवरी मिस हो जाती है तो उसको री अटेम्प्ट कब करना है, वो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस बताती है। और उसके पीछे मतलब थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर लगी हुई है, थाउजेंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स लगी हुई हैं। इट इज़ नॉट ओनली डेटा साइंस ऑल्सो, सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस ही इसकी ये डेटा साइंस एक छोटी सी पार्ट है उस पूरे पर्टिकुलर इकोसिस्टम का। सो उस पूरे इकोसिस्टम का बहुत पावर है। एंड देन आप उसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो तो अब एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिसमें आप हमें यूज करके बता सकते हैं, ठीक है। देन हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इम्प्लीमेंटेड कंप्यूटर विजन सिस्टम टू इंस्पेक्ट प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग डिफेक्ट रेट्स बाय 40% एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट एफिशिएंसी, ठीक है। सो बेसिकली अलग अलग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का भी ये जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया जो कि इंस्पेक्शन करता है प्रोडक्ट्स को एंड रिड्यूस करता है डिफेक्ट रेट, यानी कि मतलब प्रोडक्ट उनका फॉल्टी निकले आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, उसको रोकता है सपोज। तो ये 40% कम कर देता है उसको, ऐसी एप्लीकेशन को अगर हम यूज करेंगे, ठीक है। देन हेल्थ केयर में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अर्ली डिसीज डिटेक्शन। तो अगर मेरा सपोज मैं हर 3 महीने में एक रूटीन चेकअप कराता हूँ अपनी बॉडी का, और मैं डॉक्टर को ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हर उसको बोलता हूँ कि भाई मैं ये आज ये करता हूँ, मतलब मतलब मेरी डेली का जो रूटीन है वो ये है कि मैं 5 मिनट वॉक करता हूँ, 10 मिनट वॉक करता हूँ, या पूरा टाइम ऑफिस में बैठा रहता हूँ। और पूरा टाइम क्या होता है मेरे साथ, ये मैं ये वाली चेयर यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला चश्मा यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मैं उसको बताता हूँ। वो उसके अकॉर्डिंग बताता है कि भाई आप हो सकता है कि इतने टाइम पर आपको ये बीमारी हो सकती है, इसलिए आप अपने हेल्थ रूटीन में ये चेकअप करो। अब उसने वो किस बेसिस पे बताया, ऑब्वियसली या तो ऐसी फालतू में बता देगा कि भाई अरे, जैसे होता है ना कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि भाई अरे हाँ इसको ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे करो वरना ये हो जाएगा। बट लेकिन हो सकता है उसने अगर डेटा बेसिस पे बताया हो तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन यूज करके बताएगा, दैट इज जो कि कोई ना कोई रॉ डेटा पे होगी, ठीक है। देन हो गया फाइनेंस। केस स्टडी है फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिप्लॉयड एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम, रिज्यूलिंग रिड्यूसिंग फॉल्स पॉजिटिव बाय 35%, ठीक है। यानी कि किसी को लोन प्रोवाइड करने के बीच में जो सपोज वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, यानी कि आपने सारा डेटा दे दिया, आपने अपनी इच्छाएं रख दी कि भाई मेरे को 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, और सपोज मैं वो डेटा को कहीं ना कहीं इनपुट करूं और बताऊं कि भाई आपको ये ट्रांजेक्शन मत करो, ये इसके 30% चांसेस है कि ये फ्रॉड निकले,
यानी कि इस लोन को मत सैंक्शन करो, एक्स वाई जेड। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस में भी यूज होता है। ठीक है। देन हो गया, you'll chain used clustering algorithm to segment customers, enabling personalized marketing strategies that increased customer retention by 25%। अब जब हमारे ऑफलाइन आउटलेट्स होते हैं, ऑफलाइन आउटलेट्स में कई सारी चीज़ें होती हैं कि आपको सपोज शर्ट के बगल में जैकेट मिल जाएगी, या फिर शर्ट के जस्ट बगल में पैंट मिल जाएगा, या शर्ट के जस्ट बगल में ट्राउजर की वजह यार मैंने वाइट शर्ट ट्रांस, और हो सकता है सेम पैटर्न की मिले, सेम पर्टिकुलर उसकी मिले। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ आजकल आउटलेट्स हैं, ये भी बड़ा इफेक्टिव वे में यूज करते हैं कि अट्रैक्ट द कस्टमर एंड इंक्रीज आर सेल बाय मोर। सो इस तरीके की एप्लीकेशंस यूज होती हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं यार, ये तो मैं बहुत छोटे छोटे वर्ड में बना रहा हूँ। अब आपके लिए क्या है, इसके आगे करियर पाथ क्या निकलता है बेसिकली, कि आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। सो डेटा एनालिस्ट मतलब रॉ ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब उसकी जॉब क्या होती है बेसिकली, ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू इनसाइट्स एंड देन क्रिएट रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन, सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग। देन डेटा साइंटिस्ट किस बेसिस पे होता है, डेवलप स्टैटिस्टिक मॉडल, क्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डिस्कवरिंग पैटर्न इन डेटा। ये जो मैंने पूरा आपको पढ़ा, यानी कि पूरा आपको एक्सपोजर दिया डेटा साइंस का, ये बहुत बड़े बड़े और बहुत वास्ट एरिया में डिवाइडेड है ऑलरेडी। और आप इतना सोचेंगे कि आप सारा कुछ, क्योंकि जिस लेवल पर, यानी कि जिस एक्सपर्टीज पर हम ऊपर और उसमें जाते हैं, पर्टिकुलर डोमेन में जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो डोमेन छोटी होती रहेगी। यानी कि आपको पर्टिकुलरली हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन और डेटा क्लीनिंग में ही एक्सपर्ट हो जाए। देन जो कलेक्टेड और रॉ मतलब कलेक्टेड और फिल्टर्ड डेटा आता है, आप उसके विजुअलाइजेशन के इस एक्सपर्ट हैं। इस केस में ये भी हो सकता है। तो ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिसमें आप इसके थ्रू आप मतलब एनरोल कर सकते हैं, और आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं इसमें। देन cornerstone of your job application, it demonstrates your skill, creativity and problem solving abilities to potential employers। So बेसिकली इसमें क्या है कि आपके पास इस कोर्स को करने के बाद आपके पास मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आ जाए। देन उसके बाद एक्सप्लोरिंग डेटा एनालिसिस, टेक्निकल स्किल्स जो आएंगे आपके पास, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, टूल लाइक जुपिटर नोटबुक, इंक्लूडिंग क्लीन एंड वेल डॉक्यूमेंटेड कोड। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया था थोड़ा बहुत कि ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि गिटहब पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, यानी कि गिटहब इज ऑल्सो वर्जन कंट्रोलिंग टूल। अभी एक एग्जांपल है, लेट्स सी पाइथन इन एक्शन फॉर डेटा एनालिसिस। अभी एक छोटा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास पाइथन का कोड है। अब आई थिंक कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ पहली बार देखा होगा। सो बेसिकली इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट अ लाइब्रेरी। अब जैसे पांडास की एक लाइब्रेरी है और नंपाई की एक लाइब्रेरी है, हमने उसको एलियास दिया कि एनपी। अब जहाँ भी हम एनपी यूज करेंगे, इसका मतलब है कि उसके अंदर का कोई फंक्शन हम यूज करना चाह रहे हैं। ये तो जस्ट हमने अभी शो करा है। इसमें क्या है, पीडी हमने पांडास की करी उसको। अभी पीडी डॉट डेटा फ्रेम मीन्स ये इसका एक फंक्शन होगा। ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में क्या है कि हमने एक छोटा सा सेट लिया डेटा का, यानी कॉलम वन कॉलम टू, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ उसका काउंट, मीन मिन मैक्स निकाला है इसमें से। ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि पांडास, नमपाई और क्लियरिंग डेटा क्लियरिंग टेक्निक्स, ये सब हम आपको अपने 6 महीने और 9 मंथ वाले कोर्सेज में भी डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 7 दिन में आपको पाइथन का पूरा बेसिक और कवर करना
मतलब पॉसिबल है, इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अभी इसमें आपको कॉमन चैलेंजेस क्या आएंगे आपको, यानी कि सो बेसिकली क्या है कि आपको फंडामेंटल्स, मतलब स्टार्ट विद फंडामेंटल, फोकस ऑन वन कॉन्सेप्ट एट टाइम, अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ फ्रॉम आस 6 मंथ प्रोग्राम। सो उसमें जब हम आपको समझाएंगे तो वो डिटेल्ड में होगा पूरा, यानी कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, यानी कि सपोज इनिशियली डेटा क्लीनिंग पार्ट से लेके देन पाइथन, देन इसके बाद एसक्यूएल, देन उसके बाद पावर बीआई, देन उसके बाद आपको एस एमएल एंड एआई टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। एंड देन कुछ मैथमेटिकल चीज़ें जैसे स्टैटिस्टिक्स भी है वाले पार्ट में हमारे पास। एंड देन प्रैक्टिकल आपको यूजिंग पाइथन हम करके दिखाएंगे इसमें। एंड कुछ टेक्निक्स, यानी कुछ लाइब्रेरीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, numpy pandas, so ऐसी कई लाइब्रेरीज। एंड देन हाउ डेटा इज क्लीन यूजिंग these टेक्निक्स और these इन्फॉर्म, फिर देन एक्सेल के यूज़ क्या होते हैं उसमें। देन उसके बाद फिर हम कैसे उसको इंफॉर्मेशन को क्लीन करके रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग पावर बीआई एंड अदर टूल्स। So now I would request to Pankaj sir regarding it. तो पंकज सर आगे का सेशन मैं आप पे हैंड ओवर करती हूँ, कंटिन्यू करिए। हाँ वरना आई एम ऑडिबल। यस सर, परफेक्टली। ठीक है। ये मेरे ख्याल से 4 स्लाइड पेंडिंग है, इनको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की। यहाँ तक सोन सर ने कहा, यहीं से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। बिगनर, स्टूडेंट, एनालिसिस्ट एंड प्रोफेशनल। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अगर स्क्रीन शो हो रही है मेरी वरना? हाँ जी सर। हाँ, तो हम बात करते हैं द लर्निंग जर्नी अहेड। इसमें हम 4 स्टेप्स के बारे में बात करें, बिगनर, स्टूडेंट, एनालिसिस्ट एंड प्रोफेशनल। तो देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप लाइफ में कोई भी कोर्स करेंगे, कोई भी लर्निंग करेंगे, कुछ भी पर्टिकुलर चीज करेंगे, ये 4 ही स्टेज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिगनर होते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके बाद डिसीजन लेते हैं स्टूडेंट होने का, लर्निंग करने का, लर्न करते हैं, स्टूडेंट बनते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अच्छे करते करते आपके अंदर एक एनालिसिस करने लग जाते हैं, एनालिसिस्ट बन जाते हैं। आप किसी चीज के बारे में बात करने जाते हैं, आप जानते हैं वो चीज क्या होती है। आफ्टर दैट प्रोफेशनल हो जाते हैं, आप उस पर लेक्चर देते हैं, आप उस पर काम करते हैं, एक्सपर्टीज आ जाती है आपके पास। तो बिगिनर लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा साइंस के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट आपने कुछ लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में और जाएंगे। डाटा साइंस के बेसिक्स क्या होते हैं, किस पे, किन फंडामेंटल पे डाटा साइंस वर्क करता है, उन पे बात होगी। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो कुछ लोग आप में से प्रोग्रामिंग जानते होंगे, किसने सी प्लस प्लस, जावा, आर, कुछ भी आपने किया हो, पाइथन कर रखा होगा। हम यहाँ पे पाइथन के बारे में बात करेंगे कि डाटा साइंस के लिए मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज पाइथन ही है। द नेक्स्ट लेवल इज स्टूडेंट लेवल। तो पाइथन डिटेल में हम उसको स्टडी करेंगे। डाटा मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, डाटा को आप मैनिपुलेट कैसे करते हैं अपने हिसाब से, उसको पैटर्नाइज कैसे करेंगे, वो सारी बातें होंगी। और विजुअलाइजेशन पे बात होगी, डाटा को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लोगों का सामने, टेक्स्ट फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, टेबल्स में, विजुअल्स में, ग्राफिक्स में, किस किस तरह से बेस्ट तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनालिसिस, मशीन लर्निंग इसमें हम लोग करने वाले हैं। ईडीए टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के बारे में। यहाँ से हम लोग एक प्रोजेक्ट भी हम लोग टच करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। द प्रोफेशनल लेवल पे हम बात करेंगे एडवांस्ड एमएल के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, बिग डाटा टूल्स, बिग डाटा, डाटाबेस, डीबीएमएस लैंग्वेज है, और इंडस्ट्री एक्सपर्टीज कैसे आपके अंदर आए। तो वो ये एक जर्नी होगी हमारी, इस तरह से हम इस पे काम करने वाले हैं। एक्सेलरेट योर जर्नी विद योर 6 मंथ प्रोग्राम। इस 6 मंथ प्रोग्राम में डिटेल में जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें बिल्कुल 0 to
हीरो के लिए 0 to infinite लेवल पे हम बात करने वाले हैं. Comprehensive 6 month program overview. Foundation, data engineering, ML and AI specialization, capstone career. फर्स्ट लेवल में एडवांस पाइथन के बारे में बात होती है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल के बारे में बात होगी. बात यह है कि ये इसमें काफ़ी कुछ कर रखा होगा आप लोगों ने, हो सकता है कि पाइथन की हुई हो आपने, स्टैटिक्स मोस्टली लोगों ने पढ़ रखा हो, प्रोबेबिलिटी की होगी जिनके पास मैथ्स होगी. तो लेकिन इसको हम एक अलग ही टेक्सचर में पढ़ेंगे इसको, कंपैटिबल विद डाटा साइंस. डाटा इंजीनियरिंग में ईटीएल, ईएलटी, बिग डाटा, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इनके बारे में डिटेल बात की जाएगी. क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का ही ज़माना है सर आज की डेट में. कोई अपना सेटअप नहीं बना रहा है, सब क्लाउड पे जा रहे हैं डाटा के लिए. तो इन पे डिटेल में बात होगी. डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में बात होगी. एमएल और एआई, आप इससे नहीं बच सकते हो भाई. आपको, आप साइबर सिक्योरिटी करेंगे, डाटा साइंस करेंगे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको कोई भी एडवांस लर्निंग में जाएंगे, आपको ये टच करना ही है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने आप को अपडेट रखना है तो इसमें डीप लर्निंग है, एनएलपी है और एडवांस्ड एमएल है, जो कि हम बात करने जा रहे हैं. स्पेशलाइजेशन, टाइम सीरीज, कंप्यूटर विजन, री लर्निंग, ये हम तब बात करेंगे जब इसको पढ़ाएंगे. अभी मैं डिटेलिंग करूंगा, अभी अब समझ में नहीं आएगा क्या हम बात करने जा रहे हैं. कैप्स्टोन में फुल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और डिप्लॉयमेंट. प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आप बना रहे हो प्रोजेक्ट को, उसको डिप्लॉय कैसे करने जा रहे हो, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे, फुल प्रोजेक्ट पे हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं. लास्ट, कैरियर, जॉब सर्च कैसे करोगे आप. डाटा साइंस पढ़ लोगे, आगे जॉब कैसे सर्च करनी है. मोस्टली शायद आप, हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने आपको बताया होगा कि हम इंटर्नशिप से लेकर हर चीज़ में हेल्प करेंगे. और हमारा एक वेंचर भी है, एवेन्यूर इनोवेटिव सॉल्यूशंस के नाम से, जो कि डिफेंस में वर्किंग है. तो जिनके डिफेंस के साथ टाइप्स हैं, तो मोस्टली जो अच्छा करेंगे उनको हम डिफेंस में इंटर्नशिप दिलाने की कोशिश करेंगे. पैरामिलिट्री फोर्सेज और क्या कहते हैं, मिलिट्री, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इस तरह से मेंटरशिप मिलेगी आपको. इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग आपको करेंगे, कंप्लीट पैकेज होगा आपके साथ, ठीक है ना. तो कुल मिला के हमें आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, कि आप इंडस्ट्री में जब जाएं, बिगनर होते हुए आप बिगनर ना नजर आए. नेक्स्ट स्टेप्स टू सक्सेस, इमीडिएट एक्शन, 3 ज्वाइन डाटा साइंस कम्युनिटीज, प्रैक्टिस विथ डाटा सेट्स. सिंपल सी बात है, जिसमें जाना चाहते हो, जिस दुनिया में जाना चाहते हो, उस तरह की कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए. सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है. हम लोग पढ़ते थे तब नहीं होता था इतना भाई सोशल मीडिया. तो आप ज्वाइन कीजिए, वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप जज कर सकते हैं कि हम कितना आपको सही डायरेक्शन दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं. तो आपको और समझ में आएगा कि जो आपको यहाँ पे आज बताया गया वो कितना एक्यूरेट है. 3 प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कंप्लीट करने हैं आपको, प्रैक्टिस विद डाटा सेट्स के साथ काम करना है. ये बात करेंगे कैसे करेंगे हम लोग. शॉर्ट टर्म गोल्स, बिल्ड 5-7 प्रोजेक्ट्स और स्पेशलाइज इन 1-2 एरियाज. एक कोई 2 एरियाज हैं, कोई भी आप पकड़ सकते हैं. कॉर्पोरेट में, स्पोर्ट्स में, डाटा साइंस हर जगह एप्लीकेबल है. साइंटिफिक रिसर्चेज में, उनमें आप देखिए कि आपकी, मैं मेरा सजेशन ये है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ आता है. अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स डाटा साइंस में आ रहा है, तो वहाँ पे काम करना स्टार्ट कीजिए, छोड़ दीजिए कॉर्पोरेट और सब, ठीक है ना. तो वहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, career development, network with professionals, prepare for job application, develop industry expertise. I will suggest you, आप जब द वेरी फर्स्ट डे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी आप जॉब ओरिएंटेड उस दिन से बना लीजिए. एक एमबीबीएस स्टूडेंट जिस दिन फर्स्ट डे ज्वाइन करता है अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई को, लर्निंग को, उसी दिन से वो अपने आप को डॉक्टर कहने स्टार्ट कर देता है. वाइट कोट और स्टेथोस्कोप लेके घूमता है वो मान लेता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ. तो वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है. तो वो वही चीज़ इसमें हम समझाना चाहेंगे, वही चीज़ आपकी ट्रेनिंग होगी. बाकी हम रिकमेंड करेंगे यूट्यूब चैनल्स को, सोशल मीडिया मीटअप्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को. आपको मास्टर एडवांस टेक्निक्स के बारे में मास्टर किया जाएगा. बिल्ड अप प्रोफेशनल पोर्टफोलियो. प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके इंटरव्यू से भी पहले आपका रिज्यूमे, आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाता है सामने वाले के पास.
तो अभी हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। फिर कल का सेशन जो है वो एसेंशियल टूल्स पर होगा कि पाइथन में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कैसे होते हैं, उस प्रैक्टिकलिटी पे कल आपकी क्लास होगी सेम टाइमिंग पे। लिंक आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। नाउ वी आर एंडिंग द सेशन।